म्यूचुअल फंड है ना, सही नहीं है। ये जो बोलते रहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इस बात में मत जाइए। फंड सिलेक्शन डजंट मैटर मच। रिटेल पब्लिक ने सबसे ज्यादा पैसा डाला है यहाँ पे। 2025 में द फंड वाज डाउन -33%। इट्स अ डेलिबरेट थिंग कि एक्सआईआर दिखाएंगे तो कोई इन्वेस्टर पैसा डालेगा ही नहीं, क्योंकि उनका एक्सआईआर हमेशा बहुत खराब ही रहेगा। उन्होंने एफडी को भी बीट नहीं की है। 48 लाख डाले थे, 31 लाख पे उन्होंने कैश आउट कर गए थे, 16 लाख का नुकसान पे। 1-star portfolio funds has beaten 5-star portfolio funds over a long time in US. और सारी दुनिया 5-star funds को चेस करती है। आज सेम चीज हम ये चीज गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं। हाउ म्यूचुअल फंड्स आर सेलिंग दीज डेज। एक्स फंड गिविंग 50% रिटर्न इन 1 year। अब इन्वेस्टर क्या सोचेगा? ये अलाउड है? 3 साल में कोई गारंटी नहीं है कि वो बेस्ट में रहेगा, और मोस्ट लाइकली वो एक्चुअली में वर्स्ट में चला जाता है। बिकॉज जो स्टॉक्स उन्होंने लिए थे वो प्ले आउट कर गए हैं। Is the biggest beneficiary in mutual funds. Okay. Let me tell you how. म्यूचुअल फंड है ना, सही नहीं है। ये जो बोलते रहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इस बात में मत जाइए। ये एक्चुअल में सही नहीं है। ये उनके लिए सही नहीं है जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है। ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आपने बस 100 रुपये डालना चालू किए तो आप करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, इसमें भी स्ट्रैटेजी चाहिए, टैक्टफुलनेस चाहिए, समझ चाहिए। आज के जो मेरे फेस टू फेस में ना म्यूचुअल फंड का जो नॉलेज आपको मिलेगा, मैं दावा करता हूँ ऐसा नॉलेज, ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी। बहुत ही स्थिरता से, पीसफुली, कंफर्टेबल होके गजेंद्र कोठारी जी ने जो मुझे म्यूचुअल फंड का नॉलेज दिया है। मुझे 25 साल हो गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। मैंने ज्वाइन किया था 2001 में, पहला जॉब ही मेरा वहाँ था। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना डीप नॉलेज और इतना रेलेवेंट और सेंसिबल नॉलेज जो हमारे काम का आएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक नहीं देखेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसमें बहुत कुछ हो रहा है जो शायद आप मिस कर रहे हैं। बाकी जगह गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। यहाँ सीरियस लर्निंग चल रही है, तो आप कहाँ हैं? यहाँ आइए, सब्सक्राइब करिए। तो वेलकम करते हैं आज के जो मेरे गेस्ट हैं, गजेंद्र कोठारी जी को। हेलो गजेंद्र जी, नमस्कारम, कैसे हैं? नमस्कार विवेक जी, बहुत बढ़िया। प्लेजर टू कनेक्ट विथ यू and looking forward to this very insightful session. आई एम ऑल्सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने आपके 1-2 वीडियो देखे थे यूट्यूब के अंदर में, और आप बहुत ही अच्छा तो बोलते ही हैं, बहुत सेंसिबल बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि आपसे तो बात करना बनता ही है, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वांटेड समवन हु विल गिव अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन to this topic of mutual fund investing. So thank you so much for allowing me to do this video with you. प्लेजर विवेक जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, एंड जब हम डिस्कस करेंगे तो ये पूरे जो पॉइंट्स मैंने बनाए, ये 21 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, जो मैंने लाइफ में गलतियां की है या इन्वेस्टर्स के साथ जो गलतियां होते देखी है जी, तो उसका पूरा सारांश हमने बना के इसमें डाला है जी। और हर चीज को हमने एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट किया, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स है उसको एक एक चीज को कनेक्ट कर पाए कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। जी जी जी, यस। म्यूचुअल फंड सही है, तो ये जो कैंपेन है इसने रेवोल्यूशन क्रिएट किया पूरे इंडस्ट्री के लिए, पूरे भारत के लिए, कि लोग जुड़ पाए इस इंडस्ट्री से। तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन इसके बाद जो कंडीशंस हैं म्यूचुअल फंड सही है को यूज़ करने के बाद भी लोग पैसा नहीं बना रहे, कहीं ना कहीं इशू हैं। तो वही आज हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा, आपके पड़ोसी के बहुत काम आएगा, आपके घर में रिलेटिव्स के बहुत काम आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके जाएंगे। और जो ब्लाइंडली हम लोग म्यूचुअल फंड सही है को बिलीव करके बस चालू कर दे रहे, शायद आपको एक पॉइंट मिलेगा जो आप ध्यान रखेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट इनटू दैट एंड प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं सर, ये बताइए गजेंद्र जी, ये इडियट वाली क्या फिलॉसफी है? सो विवेक जी, ये एक आईडीएफसी फाउंडेशन ने 2010-11 में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वन इडियट के नाम से। यस यस। और
यस। और ये फिल्म अमोल गुप्ते जी ने बनाई थी, जो डायरेक्टर हैं तारे जमी पर के, जी, स्टैनली का डब्बा। आई रिमेम्बर दैट, या। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी कि कैसे हम इन्वेस्टर्स को, जो यूथ ऑफ इंडिया है, अगर उनको इन्वेस्टिंग का कल्चर में लेके आना है जी। तो क्या तरीका है। तो इंडिया में उन्होंने रिसर्च किया कि खाली क्रिकेट और बॉलीवुड चलते हैं अगर यूथ को एंगेज करना है तो इसीलिए उनको मूवी फॉर्मेट समझ में आया कि अगर हम एक 30 मिनट की अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी बनाते हैं जिससे वो इंस्पायर हो सकते हैं। तो उन्होंने वो रियल इडियट बनाई थी। मैंने वो मूवी देखी, मैं काफी इंस्पायर हो गया। तो मैंने डायरेक्टर जी को जाके बोला, जो अमर गुप्ते हैं, वो मुझे मिले थे बाद में। मैंने बोला, सर आपने रियल इडियट बनाई है, एक दिन ये रियल इडियट आपके सामने आएगा। ओह। और जस्ट बताने के लिए कि इस मूवी में जो वन इडियट है, बेसिकली वो 100 करोड़ का मालिक है। जी। और वो 100 करोड़ खाली म्यूचुअल फंड्स में डाल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके उन्होंने वो वेल्थ बनाई है एज अ जी। कॉमन मैन। तो मैंने भी वो करके दिखाया है थ्रू माई लॉन्ग टर्म जर्नी ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एंड पेशेंस एंड कंपाउंडिंग, सो दैट लोग जब ये मूवी देखे तो ऐसा नहीं बोले कि खाली ये मूवी में ये ऐसा होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। वरना एक आम निवेशक, ये व्यूअर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो बोलते हैं, नहीं 100 करोड़ हर कोई नहीं बना पाता है, ये बहुत कम लोग ही बना पाते हैं। जी। तो मेरे एग्जाम्पल से मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी एक कॉमन मैन हूँ। आपको शायद पता नहीं है विवेक जी, मैं 20 साल पहले बॉम्बे आया था। जी। मेरी मेरी सैलरी 30,000 रुपए थी। यूटीआई म्यूचुअल फंड में मैं नौकरी स्टार्ट की। अच्छा। हाँ। और धीरे धीरे मैंने वेल्थ बनाई है। फिर मैंने नौकरी छोड़ के अपना खुद का वेल्थ एडवाइजरी फर्म चालू किया, मैनेजमेंट फर्म। जी। और मेहनत की, और जो भी इनकम वहां से कमाई वो एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स में डालते गया विद, और गलतियां की है वो जो हम शेयर करेंगे यहाँ पे। जी। बट इतना कुछ करने के बाद कैसे 20-25 साल में, 30 साल में एक इंसान अपने लाइफ टाइम में भी 100 करोड़ बना सकता है, तो वो जर्नी हम शेयर करेंगे यहाँ पे। लवली लवली, मज़ा आ रहा है सुन के कि आपने भी म्यूचुअल फंड से ही चालू की अपनी जर्नी। मैंने भी म्यूचुअल फंड से ही चालू की थी। 2001 में मैं एम्प्लॉय था जेएम फाइनेंशियल के अंदर में, वहाँ ओह। म्यूचुअल फंड में। तो इट्स ऑलवेज गुड टू ना टॉक टू पीपल हु यस। लिटरली आर आउटपुट ऑफ दैट ब्यूटीफुल इंडस्ट्री विच इज़ देयर राइट नाउ। सो गजेंद्र जी, प्रेजेंटेशन आपके सामने, मेरे कुछ कुछ यस इडियोटिक क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप जवाब देते रहिएगा। सर, बिकॉज आप सारे सवाल आप बेहिचक पूछिएगा, बिकॉज हाँ। ये वीडियो हम चाहते हैं अनफिल्टर्ड हो। जी। हम अच्छी चीजें, खराब चीजें सब डिस्कस करना चाहते हैं। जी। और इस माध्यम से डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी हमारे कॉमन व्यूअर्स को, कॉमन मैन है, इंसान है, वो देख रहे हैं तो उनको समझ में आए। और वो जो गलतियां अपनी लाइफ में कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, शायद ये वीडियो देखने के बाद उनकी गलतियां काफी कम हो जाए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट। गजेंद्र जी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, ना मैंने उनको 1 रुपया दिया। दिस इज प्योरली एंड प्योरली एजुकेशन पर्पस। अगर यस। आपको कुछ भी करना है तो प्लीज़, मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ, सही एडवाइज़र से बात करके कीजिएगा। खाली वेबसाइट में जाके सॉर्टिंग फंक्शन यूज़ करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। एडवाइजर्स लाइक गजेंद्र जी एंड अदर पीपल आर डूइंग ग्रेट वर्क इन रियल वैल्यू इन दिस इंडस्ट्री। तो आप प्लीज़ उनमें से किसी से कंसल्ट करके ही काम कीजिएगा। बिल्कुल सर। चालू करते हैं सर। डन। सो जो जो स्लाइड में आपको कुछ भी क्वेश्चन आते हैं विवेक जी, आपको कॉन्ट्रा व्यू है, आप उसको शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेनी डायमेंशनल। तो ये जो टॉपिक आपने चुना है विवेक जी, मिथ्स एंड मिस्टेक्स, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंडस्ट्री को लगभग 30-40 साल हो गए हैं, बट आज भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं। जी। और जैसे कि आपने कहा, म्यूचुअल फंड सही है, बट सही उनके लिए है जो ये मिथ्स और मिस्टेक्स से बच सके। जी। नहीं तो सही नहीं हो सकता है। सो इसमें जैसा कि आपने अभी वीडियो के शुरुआत में बताई कि ये हमारे पर्सनल व्यूज हैं, नॉट नेसेसरीली द राइट व्यूज। प्लीज अग्री टू डिसअग्री। जी। आप अपने खुद के ओपिनियन बनाइए। इस प्रेजेंटेशन में कई एग्जांपल्स मैंने लिए हैं म्यूचुअल फंड स्कीम से, एंड इट इज इंटेंडेड ओनली फॉर डिस्कशन पर्पसेस, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। सो ये चीज का व्यूअर्स ध्यान रखें। हम्म। तो सबसे पहले हम मिथ से चालू करते हैं। कई सारे मिथ्स हमने यहाँ लिखे हैं, और ये बहुत कॉमन मिथ्स हैं। लोग हम्म। बोलते हैं म्यूचुअल फंड में जितने ज्यादा फंड्स हो उतना ज्यादा अच्छा है। हम्म। ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की। सब म्यूचुअल फंड्स का मतलब रिस्क है। उनको लगता है म्यूचुअल फंड्स मतलब इक्विटीज। हम्म। और ऐसे 3-4, ये 8 पॉइंट्स जो टॉप मोस्ट हमारे दिमाग में आते हैं कि जो मिथ्स है, और हम एक एक को गहराई में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो यस। सबसे पहला जो मिथ में आता हूं, विच इज मोर फंड्स इज मोर डाइवर्सिफिकेशन। जी। ओके।
तो ये वो वाली बात हो गई कि हम लोग जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि विमेन लोगों को शॉपिंग अच्छी लगती है, राइट? हम लोग ये कहते हैं, और अमेजोन का बहुत अच्छा एक ऐड है, और दिखाओ और दिखाओ। हम्म। तो ये बात सही नहीं है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे मेल इन्वेस्टर्स हैं अभी तक, जो लास्ट 20 साल में हमने देखे हैं, हम्म। और उनको भी ये और दिखाओ वाला फंडा स्कीम ये म्यूचुअल फंड्स में चाहिए होता है। यू नो, एक फंड में, दो फंड में, चार फंड में नहीं, उनको 15 फंड, 20 फंड चाहिए। और हाँ, जितने ज्यादा फंड होते हैं उनको लगता है मेरा पोर्टफोलियो सेफ है और ज्यादा रिटर्न्स देगा। हाँ, तो ये हमारे क्लाइंट का रियल पोर्टफोलियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जी, 15 करोड़ रुपए उन्होंने डाले थे। जी। उनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट था। उनको 10-12% अगर रिटर्न मिल जाते हैं, ही इज वेरी हैप्पी। हम्म। और आप देखिए विवेक जी, 15 करोड़ रुपए हमने टोटल डाले थे। ओके। हम्म। और आज उसकी वैल्यू 35 करोड़ रुपए हो गई है। हम्म। और 2000 दिन होल्डिंग पीरियड था उनका। ओके। यू नो, तो 2000 इज एज गुड एज 6 to 7 years होल्डिंग पीरियड। जी। तो वो बैठे रहे चुपचाप, कुछ नहीं किया हमने। हमने कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाया। और एक चीज हम ये मानते हैं कि अगर आपके पास 2, 3, 4 फंड हैं, मान हम्म। लीजिए, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, 3 या 4 फंड से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। राइट? और आपके पास जो चारों फंड है ना विवेक जी, वो सारे बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं होंगे। हम्म। वो सारे वर्स्ट परफॉर्मिंग भी नहीं होंगे। अगर हम्म। आपने थोड़ा बहुत होमवर्क किया है, हम्म। तो उसमें होगा क्या, एक कोई फंड होगा, जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो 19% का रिटर्न है। हम्म। और जो सबसे खराब है वो 12% का रिटर्न है। हम्म। और बीच में 13 और 15 भी है। जी। हमें क्या देखना है कि हमने पोर्टफोलियो लेवल पे क्या रिटर्न कमाया, विच इज 15.81%, एंड दैट टू फ्रॉम ए हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड्स। जी। इस हाइब्रिड कैटेगरी का मतलब है कि 65% मिनिमम इक्विटी में रहता है। और जनरली 65 to 70 के बीच में इक्विटी है, 30% डेट है। और मॉडरेट इन्वेस्टर इसमें आ सकते हैं। 10 से 12% की लगभग इसमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स रहे हैं। और वॉलेटिलिटी भी कम रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना बड़ा पैसा, 15 करोड़ रुपए अगर किसी के पास होते तो उनको लगता है कि एक फंड में मैं 50 लाख से ज्यादा क्यों डालूं, और 10, 15, 20, 25 फंड हम इकट्ठा कर लेते हैं। नॉट जस्ट फंड्स, हम फिर पीएमएस में भी चले जाते हैं, एआईएफ में भी चले जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स करके इतना बड़ा बास्केट बना लेते हैं, ताकि हमें लगता है कि अब सेफ है हमारा पैसा। हम्म। बट इससे मैं खाली ये बताने की कोशिश की है कि जितने कम आपके फंड्स में, जितने कम फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उतना जनरली चांसेस रहता है कि आप उसको ट्रैक अच्छे से कर पाओगे। अगर कोई चेंज करना है तो वो इजी होता है। वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं कि, वॉरेन बफेट स्टॉक्स के लिए बात करते हैं कि जी। हैव द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो लाइक यू हैव चिल्ड्रन। अगर हाँ। आपके अगर आपके 10-12 बच्चे हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे ने खाना खाया है, किसने नहीं खाया है, किसने जी। दूध पिया है, किसने नहीं पिया है। जी। तो सेम, जब ज्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, और ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। मैंने भी ये गलती की है। मैं अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा आपको हम्म। ओवर द इयर्स। और हम्म। अब मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कैसे अपने पोर्टफोलियो में पर मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर के नाम पे 2 या 3 फंड से ऊपर ना हो। ये हमारी अब कोशिश है उस तरीके की पोर्टफोलियो बिल्ड करने की। क्योंकि विवेक जी, एक म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा डालते हो ना, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा 50 कंपनीज में जाता है। सही बात है। तो फिर सही बात। अगर आप 3 या 4 फंड्स लेते हो ना, तो सेम कैटेगरी में ले रहे हो, तो आपका डुप्लीकेशन काफी हो रहा है। सही बात है। 60-70% पोर्टफोलियो डुप्लीकेटेड हो गया, तो टेक्निकली आपने इंडेक्स ही खरीद लिया ना, मतलब इससे अच्छा आप एक इंडेक्स में पैसा डाल देते तो ज्यादा बेटर रहता आपके लिए। सही बात है। सही बात है। तो तो ये फेयर पॉइंट फर्स्ट है। मिथ ये फर्स्ट मिथ है कि ज्यादा फंड्स होने से ज्यादा रिटर्न्स आएंगे और मेरा पैसा सेफ रहेगा। ये फेयर जरूरी पॉइंट नहीं है। है। मेरे कुछ क्वेश्चंस है इसमें कि ये हाँ जो जी। इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आपने जो काम किया बहुत ही अच्छा उनके लिए रिटर्न जनरेट हुआ है। अ, हाँ, ये वन टाइम आपने डाला था कि ये एसआईपी था? ये वन टाइम था विवेक जी। तो वन टाइम जब आप डाल रहे हैं तो उस समय मार्केट हाँ। क्या चल रहा है वो आप माइंड में रखते हैं कि मार्केट सो तेजी में है? क्योंकि अभी कोई भी एक टाइम पीरियड ले लेते हैं कि सपोज 2000 दिन पहले, मतलब ऑलमोस्ट कौन सा ईयर हो गया है? ये 18-19 के बीच की बात है लगभग। 18-19 में आपने डाला था, तो उस समय मार्केट जो सिचुएशन होगा, क्या आपने वो कंसिडर किया था कि आपने एग्रेसिव में डाला, हाइब्रिड में डाला? हाँ। सो हाँ। उस वक्त नहीं, हमने एग्रेसिव हाइब्रिड डाला, हमने प्योर इक्विटी फंड में नहीं डाला, क्योंकि क्लाइंट ने कहा मुझे, एक्चुअली ये क्लाइंट का एफडी का पैसा था।
तो वो अच्छा 7-8% आ रहा था, वो उतना खुश नहीं था। तो उसने बोला हाँ कि क्या मुझे 10-11% मिल सकता है, मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। हाँ तो इसलिए हमने इक्विटी में पैसा नहीं डाला। बट आप सरप्राइजिंगली देखिए विवेक जी, हालांकि हमारी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 8 साल में ऑलमोस्ट 16% का कैगर आएगा। हाँ। हमारे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी 10 से 12 अगर आ जाए तो हमने अपना काम कर दिया है। और अगर टैक्स एडजस्टेड करें सर तो ये तो एफडी से तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हो गया। उसके बहुत बारे अच्छा में भी है। सोचना चाहिए ना कि 3 साल बाद, इसमें क्या 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है ना सर? 1 साल के बाद। ओ ये अच्छा, हाइब्रिड यस। में 1 साल के बाद ही होता है, बिकॉज हाँ। 65% इक्विटी इज सेम। यस। ओ यस। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इस केस में मैं क्लाइंट को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बनाया, इसलिए रिटर्न बनाया क्योंकि वो चुपचाप बैठे रहे, मतलब हाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और हाँ, ज्यादा हमें परेशान नहीं किया, और इसलिए आज एफडी से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न पोस्ट टैक्स बेसिस पे तो आराम से बनाया है उन्होंने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। तो दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि ये डीएसपी एचएसबीसी आईसीआईसीआई निपॉन ही क्यों? हाँ, सो इसमें इसमें क्या है कि जनरली, और ये भी मैं एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, जनरली हमने रियलाइज किया है विवेक जी कि फंड सिलेक्शन डजंट मैटर मच। ओके ओके। ओके। विच मेनी पीपल में फाइंड इट वेरी 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 अर्थ शैटरिंग कि अरे ये क्या हाँ बोल रहे हो आप। हाँ। एक लेवल आपको ठीक है रिसर्च करनी है। मेरा ये मानना है कि फंड मैनेजर अगर 20 साल किसी का एक्सपीरियंस रहा है और उसने उसने उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हैं, हम्म तो फिर 3 या 4 आपने फंड मैनेजर चुने, तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग रहेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद। हम्म और जनरली जो आज, सो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए डीएसपी एचएसपीसी और आईसीसी जब हमने सेलेक्ट किया था तो हमने उनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखा था, रोलिंग रिटर्न्स। वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा हमारे व्यूअर्स को। हम्म उनका रोलिंग रिटर्न्स कंसिस्टेंट था कि नहीं। हम्म हमने ये नहीं देखा कि नंबर 1 परफॉर्मिंग फंड थे, ये नंबर 2, नंबर 3। हमने ये देखा कि ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ओवर, और 3 साल या 5 साल का उनका रोलिंग रिटर्न्स कैसा रहा है, वो हमें एक कंफर्ट रेंज में लगा कि 80-90% ऑफ द टाइम उनका जो रेंज रहेगा वो ये रहेगा। हाँ, दैट वाज द रीजन व्हाई वी पुट आवर मनी इन दैट दीज फंड्स। समझ गया समझ गया। क्या आपने फंड मैनेजर के बारे में जाना या नहीं, उतना नहीं दिमाग लगाया आपने? फंड मैनेजर में हमने रिसर्च किया कि फंड ओके मैनेजर कौन है, ओके उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ओके। और उसके बाद हमने ये सिलेक्शन किया। बट हमें ये नहीं पता था कि जिस दिन हमने पैसा डाला, हमें ये नहीं पता था कि आईसीआईसीआई प्रू 20% रिटर्न देगा। हाँ वो बात सही है। देखिए वो तो हाँ, कुछ हद तक थोड़ा सा रैंडम भी है। रैंडम हो वो जाता फंड है। मैनेजर को भी नहीं लगा होगा वो इतना दे बिल्कुल, देगा। उनको भी नहीं। हाँ, अगर उनको खुद को पता होता कि मेरा फंड अगले 10 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, तो हाँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ फिर वो किसी म्यूचुअल फंड के लिए काम क्यों करेगा, वो खुद अपना सही अपना बात है, पैसा डाल के अपना खुद का लॉन्च करके कर लेगा सर। सही बात है, सही बात है। तो ये और देखिए ना, 35 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है विवेक जी। जी जी आप जी आप आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका 35 लाख का पोर्टफोलियो होता है, 20 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें 15-15 फंड्स होते हैं। जी जी जी। तो ये वो मैसेज है कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा फंड्स होने से आपका रिटर्न अच्छे होंगे। फेयर पॉइंट सर, फेयर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर नेक्स्ट हो में गया चलते मुझे। हैं। जी यस। जी दूसरा ये पॉइंट है कि लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड्स मतलब इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स मतलब रिस्क। जी। जनरली म्यूचुअल फंड्स, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है खाली। हम्म आपको आपको अगर एकदम सेफ खेलना है म्यूचुअल फंड्स में, तो डेट फंड्स आते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो खाली बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, ट्रिपल ए कंपनीज में शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं। वहां इक्विटीज में बिल्कुल भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है, और आपका रिटर्न एनीवे फ्रॉम 6-7-8% के आसपास आपका आ जाता है प्योर डेट फंड्स में। हम्म म्यूचुअल फंड एज अ व्हीकल कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ऑल्सो थ्रू रीट्स, जिसको ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हम्म तो कोई भी एसेट्स हो, चाहे क्रिप्टोज हो, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है बट बाकी वर्ल्ड में क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड्स भी हैं। हम्म तो ऐसा कोई भी एसेट क्लास है तो वो म्यूचुअल फंड के द्वारा आप निवेश कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स मतलब खाली इक्विटीज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कोविड के बाद लास्ट 5 साल में, भर के पैसा जो एसआईपीज का आया है वो खाली हम्म इक्विटी फंड्स में ही आया है। हम्म और इसीलिए लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू इक्विटीज, और हम्म म्यूचुअल फंड मतलब हाई रिस्क है। हम्म ये चार्ट इतना सुंदर है, इसमें ये हम बताते हैं कि अगर आपके पास 1 साल का पैसा है, 2 साल का, 3 साल का पैसा है, तो आप वो पैसा इक्विटीज में ना डालें।
आप वो पैसा डेट फंड्स में डालें। जी। 2 महीने का पैसा है तो आप, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर मेरे पास 1 महीने का पैसा है या 2 महीने का पैसा है, मैं लिक्विड फंड में डाल सकता हूँ जहां 6, 6.5, 7% भी मिल सकते हैं। हम्म। सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है वहां 3.5, 4% मिलते हैं। एफडी में अगर आप डालते हो तो 6, 6.5% मिलते हैं, वो भी साथ नहीं मिलते हैं 2 महीने 3 महीने के लिए। और हम्म। लिक्विड फंड में एक खास बात क्या है, अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाले और 1 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए निकालना है, आप 1 लाख निकाल लीजिए, बाकी 9 लाख आपके उतना ही अर्न कर रहे हैं। बट एफडी अगर आपने 10 लाख की है तो तोड़नी पड़ेगी एफडी आपको। हम्म। सही बात है। तो तो 3 साल तक का शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके आते हैं ना, 1 साल 2 साल वाले, उसको हाँ। आप इक्विटीज में निवेश ना करें, हम्म। आप डेट फंड में डालें। और रिटर्न्स उसमें 6, 7, 8 के ऊपर नहीं आएगा, बट उसका पर्पज ये था सेफ्टी। जब आप डेट फंड्स में पैसा डालते हैं ना, आपका हाँ। SLR फ्रेमवर्क होना चाहिए विवेक जी। ओके। सेफ्टी फर्स्ट, लिक्विडिटी सेकंड, एंड रिटर्न्स थर्ड। ओके। नाइस। नाइस ना। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा, हाँ। जो लोग एफडीज में भी पैसा डालते हैं वो एफडी शॉपिंग करते हैं। अरे ये बैंक 6.5 दे रही है, ये 7 दे रही है, कोऑपरेटिव बैंक 8.5 दे रही है, हाँ। स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 9% दे रही है, तो मैं 9% वाले में डाल देता हूँ, हाँ। है ना। और बैंक थोड़ी ना डूबती है। और हमने ये पीएमसी बैंक और कई सारे बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स के हर दूसरे महीने स्टोरी आती है कि आपका पैसा अटक गया है। जी। तो जब भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का पैसा है, उसमें आपका सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए सेफ्टी। चाहे मुझे आधा टका 1 टका रिटर्न मिले, बट रात को नींद अच्छे से आ रही है। श्योर। और आपको रिटर्न्स बनाना है तो आप इक्विटी फंड्स में जाइए ना, रिस्क लेना है तो आप इक्विटी फंड्स में रिस्क लीजिए। श्योर। तो फर्स्ट 3 इयर्स का पैसा इट शुड मोस्टली बी इन डेट फंड्स। ओके। 3 से 5 ही 6 साल का पैसा है, तब आप हाइब्रिड में आ सकते हैं, या मल्टी एसेट कॉम्बिनेशन जिसमें आप और दूसरे एसेट क्लासेस को मिक्स करते हो जो हाई रिस्क है, जैसे लाइक गोल्ड, सिल्वर, इक्विटीज। तो आप हाइब्रिड या मल्टी एसेट कैटेगरीज हो गई। उसमें एनीवेयर फ्रॉम 20% इक्विटीज टू 80% इक्विटीज तक अलग अलग कैटेगरी ऑफ फंड्स आते हैं जिसमें आप डालते हैं। उसमें एफडी प्लस रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो अगर आपको एफडी 7% रिटर्न देती है तो मे बी यहाँ 9, 10, 8, 9, 10 के बीच में आपको आते हैं। ओके। और 4 से 5 साल आप रुकोगे तो आपको वो रिटर्न्स लगभग उतने आ जाते हैं आपको। हम्म। एंड एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड 5, 6 ईयर्स, 10 साल 15 साल का पैसा है, तब आप इक्विटी फंड्स में जाइए। और इक्विटी फंड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है। लार्ज कैप से शुरुआत करते हैं, फिर फ्लेक्सी कैप, फिर मल्टी कैप, मिड कैप, और फिर लास्ट में स्मॉल कैप हो गए। तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर फ्रॉम 10, 11% रिटर्न। और अगर आप बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने 14, 15, 16% रिटर्न भी ओवर 7, 10 ईयर रिटर्न दिए हैं। बट आज की डेट में मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखता हूँ ना, 1 साल बाद मेरी बेटी की शादी है और क्यों ना मैं एक इक्विटी फंड में डाल देता हूँ, 12, 13% रिटर्न आ गए। वो बोलते हैं अगर 12% भी आएगा ना तो चलेगा, क्योंकि लास्ट 5 साल में 20% रिटर्न दिए है। उनको लगता है मैं एफडी नहीं करूंगा, वहां 6 मिलेंगे, और मैं 1, 1.5 साल के लिए मैं 20%, ये 12, 13% वाले में डाल देता हूँ, हम्म। और उसमें डबल पैसा, डबल रिटर्न बन जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सर अगर 1 साल बाद आपकी बेटी की शादी है और उस वक्त मार्केट 20, 30% क्रैश हो गया, तो आप क्या शादी शादी पोस्टपोन कर देंगे क्या? सही बात है। तो बच्चों की एजुकेशन गोल है, ये शादी की गोल है, वो सब डेट्स आप मूव नहीं कर सकते हो। तो चूज वाइजली, चूज द व्हीकल वाइजली। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं चर्च गेट में रहता हूँ, अगर मुझे चर्च गेट से नरीमन पॉइंट जाना है तो मैं फरारी में नहीं जाऊंगा, मैं एक छोटी सी कार में जाऊंगा। मुझे मालूम है 20, 30 किलोमीटर की स्पीड चला सकता हूँ, ट्रैफिक है और शॉर्ट डिस्टेंस है, तो वैसा ही व्हीकल मैं चूज करूंगा। सही है। सही है। सो ये, और मालूम है अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारे 90% इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बनाते बिकॉज ये रिस्क रिटर्न प्रोफाइल फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे हाईएस्ट रिटर्न चाहिए और लोएस्ट रिस्क चाहिए। हम्म। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में नहीं हो सकता कि आपको हाईएस्ट रिटर्न्स मिल जाए और रिस्क नहीं है। हम्म। और जो कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि हाईएस्ट रिटर्न है, रिस्क नहीं है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। हम्म। क्योंकि अगर वो चीज होती तो आज हमें पॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सेशन करने की, सही है। राइट। एंड इन म्यूचुअल फंड्स हम लोग, एक वर्ड है केवाईसी करके, नो योर क्लाइंट। इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग, इफ यू डोंट नो हु यू आर, मार्केट्स कैन बी द मोस्ट रिस्किएस्ट प्लेस टू फाइंड आउट। या सही बात है। सो आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। आप अपने नेबर्स को मत देखिए, या बाकी लोग आके मीडिया में बताते हैं मैंने 18%, 20% बनाए हैं, उनकी रिस्क प्रोफाइल अलग है। वो वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। तो आप डिसाइड करो कि ये स्केल में आप कहां बिलोंग करते हो। एंड इट इज नॉट ए कॉम्पिटिशन कि यू आर ट्राइंग टू बीट मी और आई एम ट्राइंग टू बीट यू।
एवरीबडी इज प्लेइंग अ सिंगल प्लेयर गेम काइंड ऑफ थिंग हियर। अपनी जर्नी, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो आप डिसाइड कीजिए कि अगर मुझे मुझे 10% रिटर्न चाहिए तो आई शुड बी समवेयर बिटवीन 5 and 6 ऑन द स्केल। इफ माई एक्सपेक्टेशंस आर 12-13% रिटर्न, देन आई मे गो ऑन 9 and 10 on the scale, but I know that my money can go down by 20-30% in the short term. So बहुत ही प्यारा इन्फोग्राफिक है ये गजेंद्र जी, मजा आ गया। thank मैं you. मतलब जैसा कि मैंने कहा, मैंने 2021 से म्यूचुअल फंड जर्नी चालू की थी, सॉरी Correct. 2001 से 2021 बोल रहा हूँ मैं, बट आई हैव नॉट सीन दिस प्रेजेंटेशन इन सो मेनी इयर्स। मजा आ गया देख के, थैंक यू। Pleasure, sir. अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो it means a lot to me because आपने आपने इतने सेशंस किए, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपने तो बहुत दुनिया देखी है। तो अगर आपको बहुत इजी लग रहा है तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी सर, जी सर। सो इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। मेरा खुद का पैसा विवेक जी, सारा का सारा पैसा मेरा ऑलमोस्ट 9 and 10 के बीच में है। ओके बिकॉज पीपल लाइक यू एंड मी आर प्रोफेशनल्स। हमने हमारा करियर यहाँ बनाया है। और एक चीज और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज बहुत सारे लोग, स्टॉक में आपका पैसा जीरो हो सकता है, पर्टिकुलर कंपनी में आपने डाला, F&O में तो माइनस भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आपने 100 रुपए डाले कोविड से पहले, आपका 60 हो गया क्योंकि 40% मार्केट क्रैश हुआ था, बट वो टेम्परेरी था। जब तक आपने रिडेम्पशन बटन हिट नहीं किया तो वो टेम्परेरी था। तो वोलेटिलिटी है म्यूचुअल फंड्स में, बट परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं है। फेयर पॉइंट। Unless you press that panic button. So why my money is in 9 and 10? Because I'm a very long term investor. मैं 10 साल भी वेट कर सकता हूं। मुझे मेरा पैसा 100 का 80-70 होने में कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आई नो कि अगर मैं 4-5 साल वेट किया तो 100 का 150 भी होगा, 200 भी जाएगा। तो इसीलिए मेरा सबसे हाईएस्ट पैसा मैंने 9 और 10 में डाला है। बट जब हम इन्वेस्टर्स का डालते हैं तो हम समझते हैं उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनके गोल्स क्या है, उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसके हिसाब से हम उनको रेकमेंड करते हैं कि वेयर देयर position should be in this framework. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So this was 3. This is very very favorite of mine and बहुत लोग सोचते हैं कि अरे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना तो बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास तो अभी मैं तो सिर्फ 5,000 ही बचा पाता हूँ, इससे क्या वेल्थ बनेगी। विवेक जी, 2010 में मैंने अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी चालू की थी। और ये बहुत शर्म की बात है मेरे लिए, मैंने 2004 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और 2010 तक मैं खुद ड्रिफ्ट कर रहा था। मुझे खुद पता नहीं चला ये पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या होता है। बहुत अलग अलग चीज ट्राई की, मार्केट टाइमिंग एंड F&O एंड व्हाट नॉट, जल्दी पैसे बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। बट बाद में समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है। तो 2010 में थोड़ी अक्ल आई और मैंने 10,000 रुपए की फर्स्ट मेरी लाइफ टाइम SIP चालू की। 2 फंड्स में 5-5 हजार रुपए डाले। पहला फंड आप देख रहे हैं, स्मॉल कैप फंड नाम है, और दूसरा वाला टैक्स सेवर, बिकॉज सेक्शन 80C के तहत आपको वो टैक्स बेनिफिट मिल रहा था। ये मेरी फर्स्ट SIP थी और आज तक की ये मेरी सबसे प्री SIP है, क्योंकि ये 15 साल की जर्नी अब हो चुकी है। ओके। और 5-5 हजार रुपए करके मैंने 2 फंड में डाले। आप देख रहे हैं 9,10,000 रुपए मैंने अब तक डाल दिए हैं इसमें, और आज इसकी वैल्यू 50 लाख हो गई है। वाह, अनबिलीवेबल। Yes, and the CAGR of this is 1 second if I can see here, it's 19.29. 19%. Yes. Yeah, this is unbelievable. और क्या पावर है, बताइए। 5,000 रुपये का पावर देखिए। 5,000। और मुझे लगता है हर व्यूअर हमारे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, 5,000 रुपए की SIP कोई भी चालू कर सकता है। आजकल तो सर डिनर पे जाते हैं फैमिली के साथ, 5,000 निकल जाता है। निकल जाते हैं। डिनर ही तो नहीं करना है। हाँ, और खाली आप 15 साल पेशेंस रखो। ये फंड ना कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है 15 साल का, स्मॉल कैप है, बहुत उतार चढ़ाव देखिए। कोविड में ये फंड का CAGR 6-7% पे आ गया था, 10 साल का CAGR। बट मैं अपने व्यूअर्स को एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहता हूँ जी। हम सब इतने वीडियोस दिखाते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, वॉरेन बफेट के बारे में, सबके बारे में। जो भी मेरे पास आता है, मैं बोलता हूँ आप पहली SIP ऐसी चालू करो। जस्ट फर्स्ट लव, सबका फर्स्ट लव होता है, क्रश होता है जब आप कॉलेज के टाइम में होते हैं, और वो क्रश हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहता है, राइट। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये मेरा फर्स्ट क्रश था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। तो इस SIP में मैंने आज तक कोई छेड़खानी नहीं की है। सही है, अच्छा एनालॉजी है वैसे। हाँ जी, इसमें ना मैंने कोई टॉपअप किया है, ना कभी विड्रॉ किया है, ना कभी SIP बढ़ाई है इस फंड्स में।
क्योंकि मैं चाहता हूं ये क्लियर परफॉर्मेंस दिखाए मुझे लॉन्ग टर्म में। तो 15 साल हो चुके हैं मुझे, और 15 20 25 साल इसको चलाने हैं। ये मेरे लिए एक मिरर है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप कुछ नहीं करते हो तो क्या रिजल्ट आता है। सही है। हम बहुत बार दूसरे फंड्स का एग्जाम्पल देके दिखाते हैं, बट लोगों को विश्वास नहीं होता है क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में कभी नहीं हुआ वो चीज। ये मेरे पोर्टफोलियो में मेरे साथ हुआ है, तो इससे बढ़िया प्रमाण क्या मिल सकता है मेरे लिए। Fair और point. दूसरे दूसरे वाला फंड में 9 लाख 10 हजार है। इट्स अ डाइवर्सिफाइड नॉर्मल फंड। चलो पहले तो स्मॉल कैप फंड है तो हाई एग्रेसिव है तो 48 लाख बन गए, बट ये तो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, टैक्स सेवर फंड। यहां भी 9 लाख का 37 लाख बन गया, 17% कैगर फॉर 15 ईयर्स। सो ऑल आई वांटेड टू शेयर इज एनीबडी कैन स्टार्ट द एसआईपी। और 5,000 मैंने की, अगर आप 1,000 से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब तो 100 रुपए की एसआईपी भी आ गई है, which means anybody can start their journey and you don't have to wait till 30 40. You can start your journey even at age 20 also. 100 रुपए का SIP आ गया? हाँ विवेक जी, 100 रुपए का एसआईपी वो 250 तो मैंने सुना था, 100 रुपए का भी SIP होने लग गया? अभी रिसेंटली हाल ही में लॉन्च हुआ है, सेबी ने इसको किया है। तो सोचिए हमारे हर वेजिटेबल वेंडर्स जो हैं, जो रिक्शा चलाता है, वो भी 100 200 रुपए का डेली एसआईपी भी करना चाहे, मंथली भी करना चाहे, तो जैसा करना चाहे वो कर सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस। हालांकि मैं 10,000 या 5-5 हजार की एसआईपी पे नहीं रुका। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई मैं एसआईपी को बढ़ाते गया। तो बट जो फर्स्ट एसआईपी है, उस मैं हमेशा व्यूअर्स को बोलता हूं, इस एसआईपी का लाइफ में आप कभी यूज मत लेना, इन द सेंस इसको ब्रेक मत करना, इसको वो मत करना। भले ही आप 1,000 रुपए की एसआईपी करो, जस्ट टू शो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन योर ओन पोर्टफोलियो। समझ गया मैं, बस। समझ सो गया। सो दिस इज दैट मतलब पॉइंट। इस पे टॉप अप नहीं करना, ये SIP एज इट इज चलते रहने दो, बाकी नया SIP चालू कर लो, टॉप अप करो, उसमें जो करना है करो, बट इसमें मत क्योंकि करो। जैसे ही आप करोगे ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगा आपका पूरा डिस्टर्ब, परफॉर्मेंस समझ वगैरह। गया, समझ गया, एकदम हाँ, बहुत सही। तो ये क्लीन परफॉर्मेंस है आपके हाँ लिए। हाँ तो तो ये हो गया। जी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट डायरेक्ट प्लान सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो डायरेक्ट प्लान्स, बहुत शायद यूजर्स को नहीं पता होगा, डायरेक्ट प्लान्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दो तरह के प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। जी। डायरेक्ट प्लान जब सेबी ने लाया था तब ये पर्पस था कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जैसे पीपल लाइक यू हु आर इनटू द मार्केट्स, हु अंडरस्टैंड दिस थिंग, हु कैन, वो अपना खुद की डिसीजंस ले सकते हैं, उन्हें फंड सिलेक्शन मालूम है, रिस्क प्रोफाइल मालूम है, और उन्हें कोई एडवाइजर या हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है। जी। तो वो खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू आर कटिंग आउट इंटरमीडियरीज एंड सेविंग ऑन ब्रोकरेज फीस एंड कमीशंस। दैट इज द होल आइडिया ऑफ डायरेक्ट प्लान्स। तो डायरेक्ट प्लान का मतलब है यू आर डूइंग विदाउट हेल्प, या यू आर डूइंग ऑन योर ओन। तो उसके कई फायदे हैं। आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो मिलता है, विच मीन्स बेटर एनएवी आपको लॉन्ग टर्म में मिलती है, मेंट फॉर वेल एजुकेटेड मार्केट savvy इन्वेस्टर्स। इट इज कंप्लीटली DIY, डू इट योरसेल्फ। या यू डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑफ कोर्स इट इज लेस कन्वीनियंस बिकॉज सब कुछ आपको करनी है। You have no MFD or advisor to help you. There's nothing wrong with that if you can do it. एंड रेगुलर प्लान में क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जिसको हम पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल बोलते हैं, वो आपको हेल्प करता है टू बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट गाइडेंस एंड पर्सनलाइज प्लानिंग, लाइक गोल बेस्ड प्लानिंग वगैरह। और उसके फायदे क्या होते हैं, आपको सारे ऑपरेशंस में हेल्प मिलते हैं, आपको खुद को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। वी हैव कनेक्ट विद फंड मैनेजर्स एंड फंड हाउसेस, तो हम उनसे समझ सकते हैं, पूरी एडवाइस आपको मिलती है, मार्केट रिसर्च आपको मिलती है एट फिंगर टिप्स, एंड वन पॉइंट कॉन्टेक्ट पे आपका सारा काम हो जाता है। तो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर है। ये भी मिथ है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता डायरेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस क्या होता है। जी। ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में कॉस्ट में क्या फर्क है। जी। सो म्यूचुअल फंड में जो कॉस्ट होते हैं उसको टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। हर म्यूचुअल फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है। इक्विटी फंड्स के अलग होते हैं, डेट फंड्स के अलग होते हैं। और रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या डिफरेंस होता है। सो जो फंड मैनेजमेंट फीस होती है, म्यूचुअल फंड जो चार्ज करते हैं फंड मैनेजर्स, वो दोनों में सेम होती है। ओके। बाकी और जो फंड रन करने के खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं, जैसे R&D फीस होती है, कस्टोडियन वगैरह, वो दोनों में सेम होती है। ओके। इन्वेस्टर कम्युनिकेशन कॉस्ट भी दोनों में सेम होती है, मार्केटिंग कॉस्ट भी दोनों में सेम होती है। खाली एक जो कॉस्ट डायरेक्ट प्लान में नहीं लगती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके। जो कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है आपको एडवाइस कर, आपको हैंड होल्डिंग करने के लिए, वो डायरेक्ट प्लान में नहीं होती, बिकॉज यू आर गोइंग डायरेक्टली टू द म्यूचुअल फंड हाउस यप। एंड बाइंग। सो ये दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एंड वाई जो इन्वेस्टर्स जिनको खुद नहीं कर सकते हैं, या आइडिया नहीं है,
वहां पे एडवाइजर की हेल्प होती है, और एक एडवाइजर का जो बिगेस्ट रोल होता है वो होता है टू मेक श्योर दैट ही स्टैंड्स लाइक अ वॉल बिटवीन इन्वेस्टर एंड ही कमिटिंग स्टूपिड मिस्टेक्स। राइट, राइट। लाइक ही इज लाइक दैट राहुल द्रविड़, वॉल की तरह खड़े हो जाता है कि आपको गलती करने से रोकना है, और वो गलती क्या करते हैं इन्वेस्टर्स वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी। सो उससे पहले ये है कि इवन द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन नीड्स अ कोच। राइट, राइट। विवेक जी, जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना तो हमें कोच की जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म। पर जब आप इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज द वर्ल्ड कप इज एट स्टेक, एनी स्मॉल मिस्टेक कैन डीरेल द एंटायर थिंग। आपकी करेक्ट। 4 साल की जो मेहनत है वो खत्म हो जाती है। राइट। तो आपको आपको कोच की जरूरत होती है। तो जब आप, मेरा इसमें कहने का मतलब क्या होता है, जब हम डीआईवाई करते हैं, हम जब 5-10 हजार 15 हजार की एसआईपी कर रहे हैं, शायद आपको एक बेहतरीन एडवाइजर ना मिले क्योंकि देयर इज अ कॉस्ट और आप ढूंढ नहीं पाए, बट धीरे धीरे और तब आप खुद से शुरुआत करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। जब आपका पोर्टफोलियो 50 लाख 1 करोड़ का बन जाता है, हम्म। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। अरे, ट्रम्प की ये पॉलिसी से क्या इफेक्ट होएगा, हम्म। जीएसटी रेट कट होगी तो क्या होगा, चाइना। तो यू डोंट नो हुम टू आस्क दिस क्वेश्चंस। हम्म। और बहुत सारे व्यूअर्स जैसे हमारे जैसे पॉडकास्ट देखते हैं, तो पॉडकास्ट आर जनरली वन वे मीडियम। राइट। It is not two way. I cannot ask question. I don't have access to Vivek ji, in that sense, right? Or Gajendra ji. So when the portfolio size becomes bigger and the stakes are high, you need handholding, you need a good advisor. राइट। This is a great example. I always, my favorite from Mahabharata. So, या। पांडवों और कौरव्स को दोनों को ऑप्शन दिए गए थे कि आप कृष्णा को चुनेंगे, ये कृष्णा की जो सेना है, नारायणी सेना, विच वॉज अनडिफिटेबल, आप उनको चुनेंगे। हाँ। पांडव ने कृष्ण को चुना, एंड देयर वाज अ कंडीशन, कृष्ण कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, हाँ। खाली सारथी का रोल प्ले करेंगे। बट ही वॉज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू पांडव्स। वॉट एवर ही टोल्ड, पांडव्स एग्जीक्यूटेड एंड दे वन द वार। और ये नारायणी सेना आज के युग में सर वो एआई है, सोशल मीडिया है, और बहुत सारे व्हाट्सएप हमारे जो फ्रेंड्स है वो हो गई। सही बात है। Right. So I want to just ask our viewers, what's your choice? हम्म। You need a good mentor, good coach जो आपकी गलती करने से आपको रोके और आपको ये बताए, खासकर जब आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा हो जाता है और आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने में। जी, जी, जी। Now this is very interesting and this is very very revealing. This is my personal portfolio का TER. ओके। Okay, very very interesting. पहले मैं एक चीज एडमिट करना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है, इसमें आप देख रहे होंगे मेरे काफी फंड्स हैं, और हाँ। मैंने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि फंड्स कम होने चाहिए, हाँ। राइट? बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मैंने भी लाइफ में गलतियां की हैं। बट हाँ। ये बहुत सारे फंड्स का भी रीजन क्या है, हर फंड की एक स्टोरी बन चुकी है। मैं 15-20 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, हाँ। अगर मैं आज ये फंड बेच देता हूं बहुत सारे, तो मेरी स्टोरी खत्म हो जाती है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, डीएसपी स्मॉल कैप फंड और डीएसपी ईएलएसएस में मैं कर रहा हूं। अगर मैं आज ये एसआईपी बंद कर देता हूं, तो अगले पॉडकास्ट कभी भी होगा तो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर पाऊंगा कि सर क्या सीएजीआर बना है अभी। सही बात है। बट ये करने के बाद भी मैं लोगों को बोल रहा हूं कि आपके पोर्टफोलियो में 3 या 4 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। और अब मैं एक मौका ढूंढ रहा हूं, इसमें से कुछ फंड्स कम किए जा सकते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर ए मार्केट करेक्शन, कि जहां 15-20% का मार्केट करेक्शन आएगा उस वक्त मैं कंसोलिडेट करूंगा। द रीजन बीइंग, उस वक्त मैं करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स कम भरूंगा। ओह। आज आज मैं करता हूं तो आई एंड अप पेइंग हायर कैपिटल गेन्स टैक्स। ओह, यस, यस, ये तो पॉइंट सोचने लायक है कि आप कोई भी स्कीम, कोई भी फंड बेचेंगे तो आपका टैक्स लग जाएगा। करेक्ट, Yes. करेक्ट, So करेक्ट। that has been a major detriment also to consolidate. But now that I'm on a path, I'm waiting for a good 20-25% market correction जिसमें मैं सारा पोर्टफोलियो को क्लीन अप कर सकता हूँ। एंड आई थिंक दिस अ ग्रेट एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स। हम्म। आज अगर आपके फंड में बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं और आपको टैक्स देने में बहुत मन खराब हो रहा है, तो आप एक मार्केट फॉल का वेट कीजिए, और उसमें आप जैसे दिवाली में क्लीन अप करते हैं ना, वो आपके लिए दिवाली है। लवली, लवली, वेरी वेल पोर्टफोलियो सेड। पोर्टफोलियो की क्लीन अप वाली दिवाली है, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस पार्ट इज, मेरा वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशियो ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इज 1.58%। हम्म। इट इज अ रेगुलर प्लान। हम्म। अगर मैं खुद से करने जाता ना डायरेक्ट प्लान में, मेरा कॉस्ट आता 0.78%। ओके। इमेजिन दिस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ अ नॉर्मल व्यूअर जिसको आइडिया नहीं है। अगर वो खुद से करने जाता तो 0.78 लगता। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हम्म। लगभग 80 पैसे का है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो करेक्ट, 80 पैसा आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एन एडवाइजर और करेक्ट। एमएफडी।
और ये इंडिविजुअल स्कीम का, डायरेक्ट स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है, रेगुलर स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है, ये टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है 9 करोड़ 13 लाख की, ये फंड का एलोकेशन है। और अगर आप खुद से करने जाते तो आप 7 लाख रुपए एनुअल फीस बचाते। ओके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, या सो लोगों को क्या लगता है कि अरे 7 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, ये तो मैं बचा सकता हूँ आराम से। या आप बचा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, आपके पास नॉलेज है, आप खुद कर सकते हैं, तो आप ये रकम बचा सकते हैं। या बट अगर आपके पास एक भी चीज नहीं है, समय नहीं है, तो फिर ये कितनी कॉस्टली हो सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने की मैं कोशिश करूंगा। सो ये मेरे पोर्टफोलियो का 5 ईयर रिटर्न है। दिस माई ऑल माई पोर्टफोलियो लास्ट इज इन रेगुलर प्लान। सो विवेक जी, लास्ट 5 साल का XIRR मेरे जो अभी मैंने आपको फंड दिखाया, इट इज ऑलमोस्ट 20% आज के दिन का, ये करंट है। रेगुलर प्लान क्या है? रेगुलर प्लान का But आफ्टर it's- ऑल एक्सपेंसेस। अरे इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटर आप ही हैं, तो जो भी करेक्ट। बट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज ठीक है। आप इन्वेस्टर हैं, ये हाँ। पोर्टफोलियो आपका है, आप किसी एक अच्छे MFD के हाँ। पास गए और आपने वो करा है, तो आपका पोस्ट योर एक्सपेंसेस यू आर गेटिंग 19.72%। ठीक 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 ठीक। व्हाट वाज द अल्टरनेटिव विवेक जी? हम्म। द अल्टरनेटिव वाज दैट कि मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं एक इंडेक्स फंड में डाल देता, जहां शायद एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं हो, क्योंकि इंडेक्स फंड होता है। हाँ हाँ। निफ्टी 50 में डाल देता, तो ये बेंचमार्क में अगर आप डालते तो 16.38% बेंचमार्क का रिटर्न रहा है पिछले 5 साल का। ओके। Which means that a good MFD or an advisor has generated alpha of 2.5% after the fees. ओके। Okay. Now, बहुत लोग बोल सकते हैं 5 साल is a very short period. What about long term? ये 15 साल का CAGR है since inception ओके। of my portfolio, and the CAGR post fees and everything is 15.5%. And इंडेक्स, एंड बाय द वे ये खाली इंडेक्स का रिटर्न है, इंडेक्स फंड का रिटर्न और आधा टका कम होता है, बिकॉज इंडेक्स फंड हैज अ कॉस्ट। या तो बट what हम I'm डायरेक्ट trying- प्लान में करता तो मेरा ये ज्यादा होता ना, 15.56 से ज्यादा होता। but Vivek ji, the point is, did people had understanding to which kind of fund or which kind of Yeah, sector or what category to play out, तो अगर आप खुद से करते तो आप इंडेक्स फंड में डालते ना, सपोज मान लीजिए, क्योंकि हाँ सही बात है, खुद से करता तो बेस्ट तो इंडेक्स पर नहीं होता। बरोबर है, आई एग्री। क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, दिमाग वरना नहीं लगाना आप, पड़ता। हाँ, आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल इन्वेस्टर्स कि अगर आप किसी रेगुलर प्लान में जा रहे हैं, तो आफ्टर फीस एंड कॉस्ट आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है और आप खुद से कर सकते थे क्या। ओके, सो ये मेरा करंट है। नाउ व्हाई आई सेड वेयर इज अ गुड एडवाइजर और अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रोल कम्स, बिकॉज ये एक्सिस फंड ने एक स्टडी की है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। सपोज एक्स फंड ने रिटर्न 19% का दिया है लम सम में, ठीक है ना। जी। उसी फंड में इन्वेस्टर्स का रिटर्न 13.8% आया है। हम्म। फंड ने 19 दिया है, लेकिन इन्वेस्टर्स का रिटर्न 13.8 है। बिकॉज क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इन आउट करते गए। जब बेस्ट परफॉर्मिंग चल रहा था तब पैसे डाले, और जब खराब फंड कर रहा था तब निकाल लिए, तो दे नेवर कुड गेट द स्कीम रिटर्न्स, राइट। तो द पॉइंट इज, इन्वेस्टर्स अंडर परफॉर्म द स्कीम्स दे इन्वेस्ट इनटू। मतलब आप फैक्ट शीट में रिटर्न आता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिटर्न कभी नहीं आता है, सही बात है। क्योंकि आपने इतना लंबा बैठ ही नहीं रहे। एंड द रीजन फॉर दिस इज दिस चार्ट। ये है कितनी परसेंट SIP स्टॉपेजेस होती हैं डायरेक्ट एंड रेगुलर में। डायरेक्ट में 1 साल के अंदर 30% SIPs बंद हो जाती है। ओ, क्योंकि मैं होशियार हूं। एग्जैक्टली हमें लगता है अगर ये फंड अच्छा नहीं करा, हम चेंज कर लेते हैं, और एंड लास्ट 1 ईयर इज द बेस्ट एग्जांपल, बिकॉज लास्ट 1 साल में मार्केट्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया, या कहीं के नेगेटिव रिटर्न भी आया है, तो पेशेंस लोग खो देते हैं। हालांकि ये चीज, सो अगर आप 2 साल का देखें, 50% ऑफ द SIPs गेट स्टॉप्ड इन फर्स्ट 2 years, राइट। और ये सेम चीज रेगुलर प्लान में भी कोई इतना खास अच्छा नहीं है, बट खाली एक चीज अच्छा क्या है, over 5 years in direct plan only 18% people stay, in regular plan 31% people stay. Maybe hand holding hai, this should have been higher, but and I'm making a very very controversial statement. Even in our case, 80% of our clients don't create wealth, हमारे एडवाइस लेने के बाद भी, बिकॉज वो हमारी एडवाइस भी नहीं सुनते समझ रहे हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट करना इज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी दिस थिंग। एंड देन दिस इज माई फेवरेट एग्जाम्पल। सो बहुत सारे वीडियोज में हमने देखे हैं कि 1% जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, या 0.8 मिलता है, ओवर 25% इट कंपाउंड्स टू अ बिग अमाउंट। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट।
एंड ये 3 रैंडम फंड्स, ये ट्वीट आई थी 2-4 दिन पहले, 25 साल ये तीनों फंड्स के कंप्लीशन हुए हैं। ये तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस लगभग वेरी सिमिलर रहा है, 20%, 18.5, 18। दोनों फंड के बीच में परसेंट डिफरेंस इज ओनली 2%, राइट? बट 2% डिफरेंस इन द लॉन्ग टर्म क्या चीज बना सकता है आप देखिए। 15,000 की सिप की वैल्यू यहाँ 9 करोड़ हो गई थी, और यहाँ 15,000 की एसआईपी की वैल्यू सिर्फ 6.7 है। यानी तो 2.3 करोड़ का डिफरेंस बाय जस्ट 2% डिफरेंस। नाउ द पॉइंट आई एम नॉट ट्राइंग टू से हियर कि अगर मैं आप मेरे पास आते तो मेरे में वो शक्ति है, क्रिस्टल बॉल है, मैं आपका पैसा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में लगा देता। ये क्लेम मैं कर भी नहीं रहा हूं, क्योंकि ना ये बात मुझे पता है, ना फंड मैनेजर को खुद को पता है कि 20 साल बाद उसका फंड नंबर 1 रहेगा। मैं खाली ये क्लेम कर रहा हूं कि अगर आप किसी अच्छे एडवाइजर के पास जाते तो शायद वो आपको ये फ्लेक्सी कैप फंड ही देते, सपोज ये वाला। बट अगर आपको 25 साल बैठा के रख सकते तो कम से कम आपने 18% रिटर्न बनाए हैं यहाँ पे। आप ये खुद से करने जाते तो आप 25 साल टिक ही नहीं पाते थे वहां पे। आपने कितने इन एंड आउट कर लिए होते और आपका कंपाउंडिंग रुक गया होता। ट्रू। So when any investor come to us, we tell them we have no idea about कौन सा फंड अच्छा करेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, बट हम ये बता सकते हैं कि अगर हम आपको 20 साल रोक के रख ली तो आप अपनी लाइफ में अच्छी वेल्थ बना लोगे, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लोगे। हमारी खाली प्रॉमिस यही है। बहुत सही है। तो ये मैं नंबर्स के थ्रू आपको बताना चाहता था। तो बेसिकली एक अच्छे एडवाइजर का, मैंने आपको बताया ना, स्कीम्स ने 25% रिटर्न दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, बट बिकॉज ऑफ आवर ओन बिहेवियर गैप वी हैव मेड 12, 13, 14% because we came in at the wrong time and exited at the wrong time. That's a gap which a good advisor try to manage. सुपर्ब सर, मजा आ गया। मजा आ गया ना। अब एक और बहुत अच्छा आपको मैं मिथ बताता हूं। ये 20 साल पहले भी मिथ था और आज भी मिथ है। लोग 10 रुपए के एनएफओ बहुत ज्यादा खरीदते हैं कि 10 रुपए में मिल रहा है। राइट? म्यूचुअल फंड्स में एनएवीज देखने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो 1,000 रुपए की एनएवी है, चाहे 5,000 रुपए की एनएवी है, 3,000 की है। फॉर द सिंपल फैक्ट आपको बताता हूं, कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो 50 इंडेक्स की बेस्ट जो भी मार्केट इंडेक्स उसमें डालता है, इसकी एनएवी 16 रुपए है, और एचडीएफसी की निफ्टी इंडेक्स फंड की एनएवी 200 है। बहुत सारे लोग जाके ये फंड खरीदेंगे और ये नहीं खरीदेंगे, जबकि पोर्टफोलियो एग्जैक्टली सेम है। तो ये लोग स्प्लिट नहीं कर सकता है जैसे स्टॉक में स्प्लिट होता है कि ये लोग कैलकुलेशन में ऐसे कर देगी 239 का 23.9 कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है? बट इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें चाहे आप इस फंड में पैसा डालें चाहे इसमें डालें, आपका रिटर्न्स 15 साल में एग्जैक्टली सेम आने वाला है। एग्जैक्टली सेम हो, मतलब पिक्टोरियली जैसे कंपनीज करती है ना, अपना स्प्लिट कर देती है ताकि सस्ता दिखने लग जाए शेयर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, जनरली आप स्टॉक्स का खरीदने जाते हो ना तो आपका दिमाग हमेशा प्राइस पे रहता है, बट म्यूचुअल फंड में एनएवी का रेलेवेंस ही नहीं है। हाँ, नहीं, सही है, समझ गया मैं। तो मैं ये सी फॉर द सिंपल फैक्ट कि एचडीएफसी की ये जो फंड आई थी बहुत पहले आई थी, इसलिए 10 रुपए की एनएवी से चालू हुई और आज 240 बन गया है। कोटक का बाद में आया था तो इसलिए अभी 16 रुपए की एनएवी है टाइप्स। पॉइंट द सेम गोज विद आईसीसी प्रूव बीएसई सेंसेक्स। रिसेंट लॉन्च था तो 27 है और उसकी 800 रुपए की एनएवी है, बट परफॉर्मेंस आपका दोनों का सेम आने वाला है। बट फिर भी आज मैं 21 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, अरे नहीं ये नया फंड आया है, 10 रुपए का एनएवी है, इसमें रिटर्न ज्यादा बनेगा। गॉड, जबरदस्त मिथ है ये। अच्छा कि आपने बता दिया। चलिए, हाँ, सो वो है। देन एक और मिथ है जो आपने शुरुआत में बताई थी कि सब लोग जाके म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स चेक करते हैं, लास्ट 1 ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग क्या है और उसके हिसाब से स्कीम ले लेते हैं। बट ये फंड्स इंडिया करके एक वेबसाइट है जो बहुत अच्छा रिसर्च करती है कि 2017-19 की जो नंबर 1 टॉप परफॉर्मिंग फंड था वो अगले 3 साल में उसका रैंकिंग 165 था। आय हाय। 2018 से 20 में जो नंबर 1 था उसका ये था। और तो कहने का मतलब है आपने जो बेस्ट परफॉर्मिंग में डाला वो तो हो चुका ऑलरेडी, आपने उसमें पैसा नहीं बनाया है। और अगले 3 साल में कोई गारंटी नहीं है कि वो बेस्ट में रहेगा, और मोस्ट लाइकली वो एक्चुअली में वर्स्ट में चला जाता है, बिकॉज जो स्टॉक्स उन्होंने लिए थे वो प्ले आउट कर गए हैं। राइट, करेक्ट है। तो ये हिस्टोरिकली, और मॉर्निंग स्टार करके एक रिसर्च फर्म है, वो 5 स्टार रेटिंग्स देती है, उन्होंने खुद एनालिसिस किया है कि जो उनके 1 स्टार पोर्टफोलियो फंड्स हैज बीटन 5 स्टार पोर्टफोलियो फंड्स ओवर अ लॉन्ग टाइम इन यूएस। और सारी दुनिया 5 स्टार फंड्स को चेज करती है।
यहीं पर ही आ, एडवाइजर्स का कितना बड़ा रोल है, अच्छे एडवाइजर्स का, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 स्टार फंड्स में एयूएम भी बहुत ज्यादा आता है। फिर वो आज आपका मान लीजिए, जब आप एक नॉर्मल फंड परफॉर्म कर रहे थे तो 1,000 करोड़ का फंड था, और शायद छोटा फंड था, तो आप उसको अच्छा से कर पा रहे थे। हाँ अचानक आपका फंड 5 स्टार हो गया, अब आपके पास 5,000 करोड़ आ गए, हाँ एंड नाउ यू आर मोर कॉशियस बिकॉज सारी दुनिया आपको देख रही हाँ। है ना? तो आप यू आर नॉट इन योर नेचुरल फ्रेम देन। सही बात है। तो फिर आप गलती कर जाते हो। तो ये है, बेस्ट परफॉर्मिंग कैन बिकम वर्स्ट परफॉर्मिंग, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जो मैंने आपको बताया। जी। 2016 से 18 में 167 नंबर रैंक जो था, वो अगले 3 साल में नंबर 1 हो गया, 113वां रैंक, 160वां रैंक। इतना डाइवर्जेंस है तो विवेक जी। ऊपर का 5 और नीचे का 5 में डाल दें, एवरेजिंग हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ मैं क्या हाँ। करता हूं, सो आई जनरली सी अ फंड जो 1 साल, 3 साल, 5 साल में बहुत खराब की है। ओके ओके। ओके, देन जस्ट ऐसा नहीं, फिर मैं फंड मैनेजर से बात करता हूं अच्छा ओके। कि भाई आपका फंड 1 साल, 3 साल, 5 साल में खराब किया, क्यों किया है? हम्म। मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे लास्ट 4 साल में वैल्यू स्टॉक्स बहुत चले हैं, करेक्ट क्वालिटी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं चला, डी मार्ट ऑफ द वर्ल्ड और जो भी हम ले लें। करेक्ट। करेक्ट। तो एक फंड मैनेजर जिसका पूरा पोर्टफोलियो क्वालिटी है, तो मैंने देखा वो फंड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में एकदम बॉटम रैंकिंग है, 39 आउट ऑफ 39, 35 आउट ऑफ 35। राइट। तो हमें लगा कि यार अब 4 साल क्वालिटी चला, अब वापस वैल्यू चला, अब क्वालिटी का टाइम आ गया, एक बार फंड मैनेजर से बात करते हैं। हमने फंड मैनेजर से बात की, फंड मैनेजर ने बोला कि यू आर वेरी राइट, वी नेवर डाइवर्टेड फ्रॉम आवर थीसिस, अब हमें लगता है कि अब हमारा टाइम आना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर पोर्टफोलियो इन द लास्ट 1 ईयर। और नाइस नाइस। सो थोड़ा होमवर्क करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और बिकॉज कनेक्ट है तो बात करते हैं एडवाइजर, मतलब बाकी फंड मैनेजर से, और फिर हम व्यू बनाते हैं कि अब हमें इस फंड में लेना चाहिए कि नहीं, या सही। इस थीम में लेना चाहिए कि। सो दिस इज, बट अ कॉमन इन्वेस्टर जस्ट वो नंबर 1, नंबर 2 देखते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार देखते हैं और पैसा डाल देते हैं। दैट इज हाउ दे मूव अप एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट वाज म्यूचुअल फंड्स आर नॉट फॉर कॉमन पीपल, फॉर अच्छा एचएनआईज। नहीं। अच्छा। हाँ, म्यूचुअल फंड, सो लोग क्या सोचते हैं कि मेरा ड्राइवर भी पैसा डालता है इसमें, तो मैं क्यों डालूं, मुझे कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए, राइट? अच्छा। नाइस। हाँ, तो वो पार्टी में ना आपको बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैंने ना एक प्राइवेट इक्विटी में डाला है, ये पीएमएस में डाला है, ऐसा ऐसा किया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा सारा वेल्थ, 95% ऑफ माई फैमिलीज वेल्थ इज इन म्यूचुअल फंड्स, and that's actually not a small amount, that's quite a large amount, but 95% of our entire family portfolio is in mutual funds. 5% मैंने 3 या 4 पीएमएस में डाले हैं, just to explore कि over a 5-7 year period are these PMS able to beat my mutual funds post tax post fees. ओके। जब तक मैं खुद एनालाइज नहीं करूंगा तो मैं किसी और को कैसे एडवाइस कर सकता हूँ? सही तो बात। मैंने वो डाला है, और अभी किसी में 2-3 साल हुए हैं, तो जब 5 साल हो जाएगा देन आई बी एबल टू टेक अ कॉल कि मुझे वाकई में वहां जाना चाहिए कि आर म्यूचुअल फंड्स बेटर। एंड बाय द वे विवेक जी, मेरा 15 साल का कैगर ऑन माय एंटायर पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड हैज बीन अराउंड 17%। वाओ। और सबसे अच्छी बात है, अभी तक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स कुछ नहीं दिया, बिकॉज मैंने निकाला नहीं है। अच्छा। तो वो कंपाउंडिंग जो होती है, वो जबरदस्त कंपाउंडिंग हो रही है। हाँ, सही दो है तीन सर। चीजें हाँ, 2-3 चीजें, एक चीज और है, व्हाट आई एनालाइज्ड, लीस्ट, इट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन कंपेयर टू पीएमएस, एआईएफ एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में सेबी, म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट कॉमन मैन्स व्हीकल। तो सेबी हैज मेड श्योर कि जैसे जैसे आपका फंड साइज बढ़ता रहे, आपका एक्सपेंस रेशियो घटना चाहिए। तो वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है, एंड इट इज अ मोस्ट टैक्स एफिशिएंट व्हीकल, क्योंकि फंड मैनेजर कितना भी बाई सेल करे, आपको टैक्स नहीं लगता है जब तक आपने नहीं निकाला। मैंने आपको जो मेरी 5,000 की एसआईपी का एग्जांपल दिया, मैंने आज तक कोई टैक्स नहीं भरा उसमें। ओके। एक और अच्छी फायदा इसमें है, म्यूचुअल फंड्स आपको जब शॉर्ट टर्म कुछ क्राइसिस आ जाए आपको घर पे, आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं म्यूचुअल फंड पे। इक्विटी पोर्टफोलियो अगर आपका मान लीजिए 25 लाख का या 20 लाख का है, तो 50% आपको लोन बैंक्स देती है या एनबीएफसी देती है। कॉस्ट इज अराउंड 9 to 10%, 9 to 10% इज द कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि ओवर लॉन्ग टर्म माई इक्विटी फंड पोर्टफोलियो कैन गिव मी 12%, 13%, तो मैं अपना क्यों तोड़ूं, खासकर शॉर्ट टर्म अगर रिक्वायरमेंट है तो। राइट जैसे ही आप म्यूचुअल फंड को तोड़ोगे, आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। राइट। तो आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, जो पीएमएस एआईएफ पे पॉसिबल नहीं है। राइट। एंड एक मैं आपको बहुत काम की चीज बता रहा हूं, हालांकि आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको तो शायद पता है ये,
Section 54F is the biggest benefit in mutual funds. ओके Let me tell you how. So विवेक जी, आज के डेट में मेरे पास घर नहीं है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैंने घर दो कारण से नहीं लिया। एक तो मैं चाहता हूं कि मैं अभी जो 10-15 साल का जो मेरा पीरियड है कंपाउंडिंग करूं, बहुत सारे पैसे बनाऊं, और फिर कभी किसी दिन घर लेना तो ले सकते हैं। सपोज मैं और मेरे वाइफ के नाम पे हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, हाँ और हम दोनों जाके घर खरीदते हैं। जनरली इंडिया में हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे घर होता है। जी तो सोचिए 10-10 करोड़, बॉम्बे बीइंग अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, एंड सपोज वी आर लिविंग इन साउथ बॉम्बे, और हमें मान लीजिए 2-4-5 साल में 15-20 करोड़ का घर खरीदना है। हाँ तब तक अगर हमारा दोनों पोर्टफोलियो 10-10 करोड़ का बन जाता है, हम 20 करोड़ रुपया पूरा म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, हमें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, और हम इससे घर खरीद सकते हैं। कैसे? दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेक्शन 54F फैक्टर। आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट्स है, चाहे इक्विटी शेयर्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे गोल्ड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपके पास घर नहीं है या एक घर है तो भी आप कर सकते हो। सपोज मैंने ये डीएसपी फंड में मैंने पैसे डाले थे, और आज वो 48 लाख और 37 लाख हो गए। मैं इसको बेचता हूं तो करीबन 1 करोड़ जो भी आता है, और मैं इसका जाके घर खरीदता हूं, मुझे ये पूरा 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना पड़ेगा। हाँ इसमें खाली गेन्स यूज नहीं कर सकता, मुझे पूरा कैपिटल का बाई करना पड़ेगा करेक्ट इन 54F। ठीक है ओके, तो मैंने एक भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया। करेक्ट सो लुक एट द पावर ऑफ दिस। आप 24-25 में अपनी जर्नी शुरू करते हो म्यूचुअल फंड्स की, 10 साल आप भर के SIPs करो, पैसा डालो। सपोज वो 2-3-4 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, 5 करोड़ का हो गया, कलकत्ता में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप 3-4 करोड़ का घर खरीदते हो, आप वो पूरा म्यूचुअल फंड बेचिए और जाके एक घर खरीद लीजिए, आपने एक भी रुपया टैक्स नहीं दिया एज पर सही द करंट टैक्स रूल्स। ये चीज PMS या डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं हो सकती है विवेक जी, बिकॉज आप हर साल चर्न कर रहे हैं, हर साल आप टैक्स बना रहे हैं, आप लम सम लास्ट में 5 साल के बाद आपको टैक्स नहीं आ रहा है एक साथ में। यहां पे आप इन वन गो टैक्स बचा रहे हैं। एंड मेनी इंटेलिजेंट पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्टर। एंड इफ यू आर डूइंग इन जॉइंट नेम हस्बैंड वाइफ, तो आपको दोनों का एडवांटेज मिल रहा है उसमें। अच्छा ये नहीं पता था मुझे वेरी हाँ इंटरेस्टिंग तो आप 20 So, करोड़ का घर खरीद सकते हैं 10-10 करोड़ का दोनों का मिला के क्योंकि जॉइंट नेम है और टैक्स का बेनिफिट मिलेगा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। सही है तो सोचिए आपने 12.5% 20 करोड़ पे बचा लिए, विच इज ह्यूमंगस। Correct. अच्छा एक बात बताइए डाइवोर्स हो हाँ गया जी। तो क्या होगा उसके बाद? सो डिवोर्स हो गया तो जो वाइफ के नाम पे हैं, हाँ टेक्निकली वो वाइफ के नाम पे ही रहेंगे। अच्छा ऑफ कोर्स फिर टैक्स लग जाएगा बाद में? कैसे, इन द सेंस? नहीं फिर टैक्स लगेगा क्या? सपोज 2 साल बाद डिवोर्स हो गया हाँ, तो नहीं, घर अगर 2 साल बाद डिवोर्स हो गया वाइफ, सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फर्स्ट होल्डर आप हैं, सेकंड होल्डर वाइफ रहते हैं, हाँ हाँ तो फर्स्ट होल्डर को ही टैक्स इंसिडेंस आता है, सेकंड होल्डर को बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं पर जब आपने यू नो, घर में उसको ट्रांसफर कर दिया और प्रॉपर्टी जॉइंट में है तो एक बार ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद कोई टैक्स का इंसिडेंस नहीं है, फिर तो प्रॉपर्टी बेच के अलग अलग करोगे एक अलग बात होगी। हाँ, ओके यस, दैट्स द समझ पॉइंट। गया समझ गया। नहीं मैं तो बट ऐसे ही पूछ लिया बिकॉज आजकल हो बहुत रहे हैं ना तो हो इसीलिए रहे हैं, राइट राइट, नहीं, वेरी ट्रू, बट व्हाट आई हाँ फिगर्ड इट आउट कि ये 54 इतना बढ़िया सेक्शन है, हाँ बट बहुत लोग को यूज ही नहीं ले रहे हैं। मतलब हाँ सी, आज तक आपने और मैंने सुना है कि एक घर बेचो दूसरा घर ले लो तो टैक्स नहीं लगता है, बरोबर है वही था ये 54 कॉमन है। करेक्ट हाँ, करेक्ट बट करेक्ट म्यूचुअल फंड से भी आप पैसे बचा सकते हो, ये किसी को पता नहीं था। बहुत तो ये अच्छा सारे मिथ्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिथ है, और हम कैसे बचाएं, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। एब्सोल्युटली सर एक और चीज, ये बहुत अच्छा एक कंपैरिजन क्वांट म्यूचुअल फंड ने बनाया था कि म्यूचुअल फंड्स क्यों बहुत जगह सही है, इन द सेंस, मैंने बताया ना 100 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो। अभी एक नया व्हीकल आया है SIF, जिसमें 10 लाख रुपए मिनिमम है, करेक्ट PMS में 50 लाख मिनिमम है, AIF में 1 करोड़ मिनिमम है, करेक्ट राइट। एक और अच्छी बात म्यूचुअल फंड्स में क्या है, इन PMS ये जो टैक्सेशन है, आपको जब फंड मैनेजर ने आपकी बिहाफ पे बेचा PMS में, तो आपको देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कितना भी बेचे, जब तक आपने नहीं बेचा, आपने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया म्यूचुअल फंड और SIF में। एक और अच्छी बात क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो डिविडेंड्स आते हैं वो पूरा टैक्स फ्री है। म्यूचुअल फंड मतलब आपने म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने शेयर्स खरीदे और डीमार्ट ने, रिलायंस ने डिविडेंड दिए, वो पूरे फंड NAV में ऐड हो जाते हैं, आपका 1 रुपया नहीं लगता है। यही अगर आपके अकाउंट में होता तो शायद 30% टैक्स लगता है, क्योंकि आप हायर स्लैब में अगर आते हैं तो। एंड फाइनली द गुड एडवांटेज इन म्यूचुअल फंड इज कंपेयर टू PMS एंड AIF इज
पीएमएस में सपोज 2% फीस है, वो आपकी एनएवी में एडजस्ट नहीं होती है, आपको पहले कैपिटल गेन्स टैक्स पूरे डिफरेंस पे देना पड़ता है, फिर फंड मैनेजर अपनी 2% फीस काटेगा और फिर आपको नेट रिटर्न आएगा। म्यूचुअल फंड में जो एनएवी के अंदर में फीस एडजस्ट हो गई है और फिर एनएवी के बाद आप कैपिटल गेन टैक्स भर रहे हो। ओह, सही बात है। ये बात भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आज आप सोचिए 20% का मेरा नेट रिटर्न आया और 2% फीस के बाद 18% होता है, तो 18 रुपए माइनस 10 रुपए मैंने जो इन्वेस्ट किए हैं उसी पे मेरा कैपिटल गेन्स लग रहा है, नॉट 20 माइनस 10। सही है। तो दिस इज अनदर थिंग विच पीपल शुड बी अवेयर। फाइनली बहुत लोग मुझसे पूछते हैं विवेक जी कि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में क्यों नहीं कर लूं, हाँ मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी फीस नहीं दूंगा, जो डायरेक्ट प्लान में तो आप बोलते हो कि 1 सवा टका लगता है तो वो भी बच जाएगा, रेगुलर प्लान में 2 टका लगता है वो बचेगा ही। ये विशाल खंडेलवाल जो हाँ खुद एक रिसर्च एनालिस्ट हैं बॉम्बे से, उन्होंने हाँ ये फ्रेमवर्क बनाया था अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं तो। हाँ, अभी आप देखिए ये फ्रेमवर्क, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इट्स नॉट इट इजी। इज इट्स नॉट इजी, राइट। और आज उन्होंने 20-25 साल इसमें डाले हैं तो बनाया है, और ये बाइंग फ्रेमवर्क था, और जब आप सेलिंग करने जाते हो तो उसका फ्रेमवर्क अलग होता है। तो इतना कि आपके पास टाइम है कि आप खुद से कर सकते हो। और बहुत लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तो मुझे हर महीने मिलता ही है, मैं उसको कॉपी कर लूं, मिरर कर लूं, हर मंथ में सेबी डालती है। हाँ तो सर आपको ये नहीं पता कि वो जो मंथ एंड में फिगर डालते हैं कि ये स्टॉक्स की होल्डिंग है, उस मंथ के बीच में उन्होंने क्या किया, लिया है या बेचा है, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा, पहली बात है। करेक्ट। एंड यू आर बिकमिंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब हाँ करेक्ट है। करेक्ट। सो इट इज नॉट दैट। एंड कई लोग मुझे, सो आई ऑलवेज से कि आप स्टॉक्स में कब कर सकते हो, इफ यू हैव वेरी डीप इंटरेस्ट, समवन लाइक यू, इंटरेस्ट है, आपके पास समय है, आप फुल टाइम यही काम कर रहे हो हाँ और आपके पास नॉलेज है, हाँ तो ये तीनों चीज है, तो यस मे बी यू कैन गो एंड पिक स्टॉक्स ऑन योर ओन। इस तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है आपके पास, एक भी कंपोनेंट, यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर वेरी इंटरेस्ट बट आपके पास टाइम नहीं है, हम्म तो आप गलती कर जाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं हर दिन 5-10 मिनट मनी कंट्रोल देख लिया और उसमें बाई सेल कर लिया, वो उससे वेल्थ नहीं बनती है। हम्म तो एंड इतना कुछ करने के बाद भी आपका जो बिगेस्ट फैक्टर है वो लक है कि आपने किया है। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर म्यूचुअल फंड क्यों करना है, ये सारे अच्छे स्टॉक्स ही तो हैं, ये लाइफ टाइम मैं लेके बैठ जाता हूँ, हाँ, राइट। पिछले 3 साल में अगर आपने लेके बैठे हैं, बिकॉज दीज वर ऑल क्वालिटी स्टॉक्स एंड वी थॉट ये तो 10-15 साल चलेंगे, द लास्ट 3 years लुक एट द रिटर्न। आई एम नॉट सेइंग कि ये खराब है और ये है, बट 3 साल आपने खराब किए हैं, अब आपका पेशेंस खत्म हो जाता है, अब आप यहां से निकल जाओगे। हम्म तो तो कहने का मतलब है कि यू नो अच्छे स्टॉक्स अच्छे रिटर्न, हायर रिटर्न दे सकते हैं कॉन्सेंट्रेट बेटा, प्रोवाइडेड आपका कॉल राइट किया और आपकी रिसर्च अच्छी थी, आपके पास टाइम था, तो ही आप बना सकते हो। विच इन माई एक्सपीरियंस, सो व्हाट आई डू, मैं अपना पोर्टफोलियो, कोई भी इन्वेस्टर आता है उसके साथ लेके जाता हूँ जिसके पास डायरेक्ट पोर्टफोलियो है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर आपने 15-20 साल में डायरेक्ट स्टॉक्स में पोर्ट डाला है, मुझे टोटल वेल्थ बताइए। अगर आपकी टोटल वेल्थ ने 17% से ज्यादा, 18% से ज्यादा रिटर्न दी है जो मैंने म्यूचुअल फंड में कमाए हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, 20 आपने बनाए हैं, 22 बनाए हैं, तो मैं अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करूंगा, मैं आपको मेरा पैसा दे दूंगा, हम्म क्योंकि आपने वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए हैं हम्म over a long period. But I can tell you, these are very handful. You can just count them on fingers. हम्म 95% people in their direct stock portfolio, forget mutual funds, they have not been able to beat the market index. राइट। ये एक मिथ होती है, और आपको पता है बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो ब्रोकरेज के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दे डोंट शो XIRR. या यू नो व्हाई? इट्स अ डेलिबरेट थिंग कि XIRR दिखाएंगे तो कोई इन्वेस्टर पैसा डालेगा ही नहीं, क्योंकि उनका XIRR हमेशा बहुत खराब ही रहेगा, उन्होंने FD को भी बीट नहीं की है, तो इसलिए वो लोग खाली एब्सोल्यूट रिटर्न डालते हैं। आपने स्टॉक में 100 रुपए डाल दिए और 140 हो गए, तो आपने 40% एब्सोल्यूट रिटर्न बनाया है। वो ये नहीं बताते कि 3 साल के पीरियड में, ये 4 साल में तो 8% के अगर भी नहीं है वो। हम्म सो द ओनली थिंग विच यू शुड कंसिडर, और जो फैक्ट है वो है XIRR है, कि आपका पोर्टफोलियो का XIRR क्या रहा है। इसीलिए आई नेवर चूज एंड पिक कि मेरा ये फंड ने XIRR दिया है, ये मैं खराब अच्छा, सब मिला के पोर्टफोलियो लेवल पे मैंने क्या XIRR बनाया है, ओनली डिस्कस दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट काउंट्स। सही बात है। So in my opinion, very few people can get high returns through stocks, and that too over a long period of time. It requires a lot of work, lot of hard work, lot of knowledge, which is not possible for every people.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज फार एज द मिथ्स इज कंसर्न इज इक्विटी मार्केट में लोग पैसा डालते हैं, उनको लगता है मेरा हक है 12% तो आना ही चाहिए, और ये तो मैंने 12 लिखा है आज की डेट में। लास्ट 5 साल का रिजल्ट देखते हुए सबको लगता है 20% इज माई बर्थ राइट और 18% इज माई बर्थ राइट। राइट, और ये हर साल आना चाहिए उनको लगता है। जैसे लास्ट 1 साल में फ्लैट आया ना, तो मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट बिकॉज 50% और 60% ऑफ दीज इन्वेस्टर्स हैव कम पोस्ट कोविड एंड देव नेवर सीन अ बेयर मार्केट। Yeah. बट मार्केट का जो ब्यूटी है, मार्केट आपको लीनियर कभी नहीं देगा, -5, +22, -17, -12, एवरेज रिटर्न्स विल बी 12 ओवर 10 year पीरियड, बट इट विल नेवर बी लीनियर। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, अगर आप 100 रुपए डाल रहे हैं, चाहे स्टॉक्स में डाल रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, बी प्रिपेयर टू सी 100 बिकमिंग 80 फर्स्ट बिफोर इट गोज टू 200। इफ यू कांट सी 80 देन यू विल नेवर डिजर्व 200। सही बात है। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म गेम है। एवरेज रिटर्न कैन कम 12-13% बेस्ड ऑन हाउ यू बिहेव, बट इट विल नेवर बी लीनियर। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, विवेक जी, लास्ट 1 साल में माई पोर्टफोलियो सीएसआर इज ओनली 6%। Oh. राइट, एंड आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज मेरा 15 साल का पोर्टफोलियो कैगर इज 17%, 18%, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। Hmm. So this is, it doesn't give linear returns, it gives मतलब very erratic returns. So ये 8 myth थे जो लोगों को हमेशा एक रहते हैं। Right. Now we come to more interesting part कि mistakes क्या क्या करते हैं लोग म्यूचुअल फंड्स में। Mm-hmm. So ये कई mistakes हमने लिखी हैं: timing the market and panic, chasing past performance. I'll give you a few examples. Not understanding the risk. So let me quickly go to one. This is my own partner's example. Very interesting. So मेरे पार्टनर ने कोविड के टाइम पे, आप देखिए, मार्च 2020 में स्मॉल कैप फंड में पैसा डाला, और एनएवी क्या थी जब डाला? 56 की एनएवी पे खरीदा, 57 Okay. इन मार्च 2020। बेस्ट टाइम टू बाय। Okay. और जैसे ही 57 का अगस्त 2020 में एनएवी 76 आई, उसने सोचा यार 57 में ले लिया, 76 इतना जल्दी मार्केट बढ़ गया, लेट मी बुक सम प्रॉफिट्स। 2020 में उसने प्रॉफिट बुकिंग की 76 की एनएवी पे। 2021 में एनएवी वेंट टू 160। तब भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की 2021 में कि यार अब और कितना बढ़ सकता है, राइट? सो 160 बिकेम 261 जून 24। जून 24 में भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, फिर 2 महीने बाद एनएवी बिकेम 278। तो हम सोचते हैं कि टाइमिंग करेंगे और हम अभी निकाल के वापस कैश में आ जाते हैं, फिर डाल देंगे। 90% टाइम इट्स अ लूजर्स गेम, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लेसन। इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में मैं 90% ऑफ द टाइम आई जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। मैं प्रॉफिट बुकिंग में दिमाग हर साल की ये निकालो यहां डालो वो नहीं करता हूं। लेट योर प्रॉफिट्स रन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक पीपल डू, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट कि मैं यहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं। Okay. द सेकेंड is panic during market crashes. Again, I am taking 2020 example. उस महीने मार्च 2020 में ये हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने 48 लाख डाले थे और 31 लाख पे उन्होंने कैश आउट कर गए थे 16 लाख का नुकसान पे। और अगर वो नहीं करते, आज जो 16 लाख का नुकसान हुआ है वो 50 लाख का प्रॉफिट होता, दैट 48 लाख वुड हैव बिकम 97 lakhs. In another case, 49 का उन्होंने 40 में कैश आउट किया। He became panic. He said, गजेंद्र मेरा सारा माल बेच दो, इंडिया खत्म होने वाली है, वर्ल्ड खत्म होने वाला है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने बहुत समझाया, मैंने बोला सर आपसे ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप निकालेंगे तो मुझे खराब लगेगा कि आपने परमानेंट लॉस कर दिया है। बट ही डिडंट लिसन टू मी। 49 सेकंड में 49 का 40 में निकाला, आज 49 का 1,54,00,000 का वैल्यू है। एंड जस्ट लुक आफ्टर दिस, एक छोटा सा अमाउंट था 2 लाख, उन्होंने -28,000 पे निकाल लिया और आज प्रॉफिट इटसेल्फ इज 10x मोर देन व्हाट ही लॉस्ट आउट। 19.55% कैगर फॉर द लास्ट दिस ईयर। एंड बाय द वे विवेक जी, ये सारे हाइब्रिड फंड्स है, ये एग्रेसिव हाइब्रिड, ये मेरे हाइब्रिड जिसमें 65-70 था, तो जो प्योर इक्विटी फंड है उसमें तो सोचिए क्या नुकसान हुआ उनका। एंड बाय द वे द सेम क्लाइंट केम बैक आफ्टर 4 months व्हेन द मार्केट वाज ऑलरेडी अप बाय 40%। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक कि गजेंद्र ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप पूरा वापस आप डाल दीजिए, मुझे आप दिमाग नहीं लगाना है। और लास्ट में उन्होंने कहा प्लीज आप ये चीज मेरी वाइफ को मत बताइएगा उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि मैंने छुपा के रखी है ये बात।
This is how people make mistakes during, market panics. Unfortunately, लास्ट 4 साल में हमने मार्केट पैनिक्स देखे ही नहीं है अभी तक. तो मुझे नहीं लगता कि इस बार होगा तो कैसे इन्वेस्टर्स हैंडल कर पाएंगे. एंड दैट इज वेयर आई थिंक दीज काइंड ऑफ सेशंस मे हेल्प देम realize these are opportunities and not should be panicked. Right. This is a very very big thing जिसको हम फोमो कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये फोमो में सब फंस जाते हैं. खाली इन्वेस्टर्स ही नहीं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज भी बहुत बड़ी गलती करते हैं. आपको पता होगा May 31st 2024 डिफेंस इंडेक्स वाज ऑल टाइम हाई. बट उस वक्त क्या होता है ना, जब आप फंड लॉन्च करते हो ना, बहुत पैसा आता है. राइट. एंड एवरीबडी इज रनिंग अ बिजनेस, तो सबको तो पैसा चाहिए. तो एक कंपनी ने एक फंड लॉन्च किया, डिफेंस फंड. उन्होंने 1600 करोड़ रुपया रेज किया. राइट. एंड डू यू वांट टू नो व्हाट हैज बीन द जर्नी आफ्टर दैट? ऑफ कोर्स 1600 करोड़ रुपया, और रिटेल पब्लिक ने सबसे ज्यादा पैसा डाला है यहाँ पे. 6 महीने बाद 2025 में द फंड वाज डाउन -33%. And by the way, BSE was only down -13%. This was -33 because उतना ही ऊपर गया था. And I can tell you from experience, 95% investors would have panicked and पैसा निकाल लिया होता. They wouldn't have stayed till date. So chasing past जो परफॉर्मेंस है सेक्टर्स का, या भी जैसे आज सेम चीज हम ये चीज गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं. एंड आई एम वेरी सरप्राइज एंड आई एम वेरी शॉक कि हाउ इवन फंड हाउसेज आर एक्चुअली प्लेइंग इट टू एंड एडिंग फ्यूल टू द फायर. ये 2 दिन पहले मेरे मेल में ये एक एडवर्टाइजमेंट आया था, और लुक एट हाउ म्यूचुअल फंड्स आर सेलिंग दीज डेज. एक्स फंड गिविंग 50% रिटर्न इन 1 year. इन्वेस्टर क्या सोचे? ये अलाउड है ऐसे दिखाना? आई एम सरप्राइज. आप देखिए ये है. तो अभी आपकी इनबॉक्स में अगर ये आता है तो आपको लगेगा अरे यार 50% आया, चल 50 नहीं आएगा, इसका आधा भी आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा. बरोबर है. तो लोग गलीवर इन्वेस्टर्स फॉल इनटू दिस. एंड व्हाट आई आल्सो फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि इस टाइम पे आप एनएफओ लॉन्च कर रहे हो, आपको मालूम है कि ये ऑलरेडी पीक पे है. यहां से बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है. हो सकता है 6 महीने में राइट हो, आप 12 महीने में, बट लॉन्ग टर्म में राइट नहीं होगे. फाइनली रिटेल इन्वेस्टर का पैसा, वी शुड ऑल बिहेव रिस्पॉन्सिबली. एंड दैट इज वेयर हम लोग बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड बायर्स बिवेयर. ये कभी बायर्स बिवेयर का गेम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सेलर्स बिवेयर. बिकॉज आपको तो पता है ना आप क्या बेच रहे हो, तो यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इन डूइंग सो. एंड बाय द वे, मतलब ये एक चीज में नहीं, हर चीज में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स ये गलतियां करते हैं. बिकॉज इस वक्त पैसा कलेक्ट करना बहुत ईजी है. आपको मांगे बिना ही पैसे आ जाएंगे. सही बात है. द अदर थिंग विच पीपल डू इज, अभी क्या करेंगे, अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, लास्ट 1 year में मोतीलाल फ्लेक्सी कैप was 51% बेस्ट परफॉर्मिंग फंड. SBI फ्लेक्सी कैप ऑन a 1 year was 21% वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड. But what I tell you generally, over a 10-year period, look at the performance of the same funds. Hardly any difference. So that is why I try and tell, don't look at 1 year, 2 year, 3 year. Don't churn based on this. Don't switch and don't. आप 10 साल चुपचाप बैठे रहो. On an average आपका पास 12, 13, 14, 15 जो भी एक एवरेज रिटर्न वो आ जाएगा. बट आप बार बार इसको इन एंड आउट करोगे ना, आप एक टैक्स दे रहे हो और फिर आप नुकसान कर रहे हो. बट पीपल जस्ट गेट इनटू दिस रेस कि मुझे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चाहिए. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि सचिन का बैट में अगर आपको दे देता हूं विवेक जी, तो आप क्या सेंचुरी बना पाएंगे उस बैट से? राइट. नहीं बना पाएंगे ना. आपको सचिन बनना पड़ेगा. राइट. तो आपको अच्छा फंड देने से आपका रिटर्न नहीं आएगा. आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा. सही बात है. आपको एक अच्छा निवेशक बनना पड़ेगा, तो आप रिटर्न्स आ सकते हैं आपके. एंड द अदर चेजिंग द पास्ट इज 2020 में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स वाज ऑल टाइम लो. कोविड आया था. 24 में मिड कैप वाज ऑल टाइम हाई. लुक एट द इनफ्लोज, इट वाज आउटफ्लोज हियर. जब मार्केट परफॉर्मेंस बॉटम पे था तो आउटफ्लोज था, और जब मार्केट परफॉर्मेंस एकदम टॉप पे था, लुक एट द इनफ्लोज इन मिड कैप फंड्स. सो रिटेल जनता, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे सिल्वर गोल्ड हो, जब ऑल टाइम हाई होता है तो सबसे ज्यादा पैसे आते हैं. एंड वी आर कॉन्ट्रेरियंस. हम लोग उस वक्त रिवर्स करते हैं. जब परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई है, इनफ्लोज है, तो हम लोग वहां से, या हमारे पास था तो हम बेच के निकल जाते हैं, या हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते.
So this is the biggest mistake which people do. And one thing and I think this will be quite interesting to you also. What I tell my viewers or anybody who listens कि उस एक कैटेगरी में फंड सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है कि अगले 5 साल में या 3 साल में कौन सा फंड बहुत अच्छा करेगा. बट कैटेगरी सिलेक्शन करना बहुत इजी है. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज ये लार्ज कैप का 10 साल का परफॉर्मेंस है, ये मिड कैप का 10 साल का परफॉर्मेंस है. अगर आपका कैटेगरी सिलेक्शन राइट है तो आपके वर्स्ट मिड कैप फंड ने भी बेस्ट लार्ज कैप फंड को परफॉर्म किया ओवर 10 ईयर पीरियड. Are you getting what I'm saying? Getting. So मार्च 2020 में मैंने क्या किया था विवेक जी, मेरे पास 1 करोड़ रुपया स्पेयर था. एंड यू वुड रिकॉल उस वक्त मार्केट वाज ब्लीडिंग. तो सबसे ज्यादा क्या गिरा था? स्मॉल कैप गिरा था. तो मैंने सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप के 2 फंड्स में डाल दिया था, एक्सिस और कोटक. मुझे पता नहीं था कौन अच्छा करेगा, बट both my funds have given the highest return compared to any large cap fund from 2020 to 25. So what I mean to say is category selection करना बहुत easy है compared to उस category में कौन सा fund में जाऊं मैं. सही. So this is what we have played. And so I'll give you an example. 2020 में मैंने ना मेरा बहुत सारा पैसा PSU फंड में डाला था और ऑटो सेक्टर फंड में डाला था, बिकॉज लास्ट 10 years रिटर्न्स ऑफ PSU फंड से 0. तो उसमें 2-3-4 PSU फंड से मैंने बोला यार अब किसमें डालें, इतना चूज करना तो बहुत इजी नहीं है. PSU सेक्टर कैटेगरी बहुत खराब है, ये 0 नहीं हो सकता, मीन रिवर्जन होता है, वापस अच्छे टाइम्स आएंगे, तो अपने 3-4-5 साल के लिए डालते हैं. एंड आई एंडेड अप मेकिंग 56% रिटर्न इन द प्रोसेस. सेम एग्जांपल आई गिव यू ऑफ चाइना. 3 साल पहले चाइना बहुत खराब चल रहा था. इंडिया में चाइना के भी 3-4 म्यूचुअल फंड्स है. अब आपको पता नहीं कौन सा फंड अच्छा करेगा, बट आपको मालूम अगर चाइना अच्छा कर गया तो कोई भी फंड मेरा अच्छा कर जाएगा. And I ended up making 25-30% CAGR because my category selection or sector selection or theme selection was right. So I don't spend too much time कि इस कैटेगरी के अंदर कौन सा फंड में जाऊं. Of course, उसमें जो फंड चूज करता हूं, I know the fund manager, I have some basic research कि उसका long term track record कैसा है, kind of thing, and then I go it. ऐसा randomly नहीं है, but what I mean to say is don't waste too much time to select the fund within that category if you're convinced of the category. Right? So category selection plays a bigger role than scheme selection role, in my view. Not understanding the risk. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में भर भर के पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहा है. सेक्टर फंड्स में बहुत पैसा लास्ट 2 साल में आया है. द एक्सपीरियंस कैन बी डिवास्टेटिंग. ये जितना ऊपर जो जाता है वो उतना ही नीचे क्रैश कर सकता है. एंड इफ यू डू नॉट हैव द स्टमक टू डाइजेस्ट दिस 20-30% का फॉल, यू शुड नॉट बी इन द लास्ट 2 कैटेगरीज फॉर श्योर. सो रिस्क अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. इफ यू कैन मैनेज योर रिस्क, रिटर्न्स अपना पा जाएंगे सर. राइट. इनफैक्ट मैं हमेशा क्या करता हूं, जो मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू लेता हूं, जो सेक्टर बहुत खराब किया है, तो ऑलरेडी नाउ आई एम बाइंग एट अ वेरी चीप प्राइस, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी फेवरेबल नाउ. आई नेवर पार्टिसिपेट इन द पीक, सो आई ऑलवेज ट्राई टू सी. बहुत लोग मुझे सोचते हैं इफ आई एम टेकिंग अ कॉन्ट्रा बेट, आई एम एक्चुअली टेकिंग अ वेरी रिस्की बेट. इफ यू आस्क मी, दैट इज द सेफेस्ट बेट, बिकॉज वो चीज जैसे क्वालिटी हमने बात किया, द क्वालिटी पोर्टफोलियो, लास्ट 5 साल में क्वालिटी पोर्टफोलियो चला ही नहीं है, और आप जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी आज 70 रुपए में मिल रही है, तो आपको तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल आपके लिए. सो दिस इज व्हाट मिस्टेक पीपल डू, दे डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क. नॉट लिंकिंग फंड्स टू गोल्स. ये मेरी बेटी का एग्जाम्पल है. मेरी डॉटर का जन्म 2010 को हुआ था. मैंने उस दिन उसके नाम पे 10,000 रुपए की SIP की, जब उसकी हायर स्टडीज आएगी और शादी होगी तो उसमें ये पैसे काम आ जाएंगे. 1 महीने बाद नामकरण था, तो उसको 50,000 और 70,000 रुपए गिफ्ट मिले थे. मैंने सोचा मैं इसी में ऐड कर देता हूं, और मैंने किया. अब मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं. जब वो 12 साल की हुई, तब तक मैंने 16,95,000 रुपीज की SIP कर दी थी. उसका वैल्यू 50 लाख रुपए क्रॉस कर गया था. वाओ, सुपर. कैन यू इमेजिन? सुपर. राइट. एंड लेट मी टेल यू विवेक जी, 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद 10-10 हजार की SIP करते 19,25,000 डालती थी. एंड लुक एट द वैल्यू क्रॉस्ड इन 2 years टाइम. 50 लाख का 1 करोड़ हो गया. एंड उसके 1 साल बाद, यानी 12-15 महीने बाद, और मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए, 20,75,000 हो गया. एंड NAVs हैव नॉट रियली मूव्ड एनीवेयर, बिकॉज 6% का ही गेन आया लास्ट 1 साल में.
बट बिकॉज दिस इज लिंक टू माई गोल कि मुझे जब तक मेरी डॉटर 25 की हो जाए मुझे निकालना ही नहीं है, तो मैं परफॉर्मेंस देखता ही नहीं हूं, मैं मार्केट्स देखता ही नहीं हूं, इसीलिए आई कुड गेट दिस कंपाउंडिंग इन माई फेवर. Wow. So I've linked my investments to my goals and not married to returns. Right? And look at the CAGR for the last 15 years of this fund, 21%, because it doesn't matter to me. Anyway, I'm going to stay for another 10 years और जब वो पैसा आएगा तब करेंगे. So why I'm able to sleep peacefully is because my funds are linked to all my goals. Right? So वहीं अगर नहीं होता है ना, तो जैसे ही इन्वेस्टर सोचेगा 50 लाख हो गए तो आप बेच देता हूं, बहुत बन गया, इतना नहीं आ सकता है, तो अगर वो 50 लाख बेच देता तो 1 करोड़ नहीं बन पाता. करेक्ट? दैट इज द मिस्टेक वी डू बिकॉज वी नेवर लिंक इट टू एनी गोल. सही. This is again very interesting. In equity funds, people are obsessed with expense ratios. कि हम बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनते हैं कि higher expense ratio will eat your returns. Generally, I see it is not very true in equity funds because equity funds is very tightly regulated. तो ये 3-4 फंड का एग्जांपल लिया, नन ऑफ देम इज रिकमेंडेशन. ये इनका एनएफओ लास्ट 2-3 साल में आया था, ठीक है ना? ओके. तो जब आप एनएफओ लाते हो तो ऑफ कोर्स आपका क्या होता है, साइज कम रहता है, तो एक्सपेंस रेशियो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो. तो जब एनएफओ आया था तब 2.25% का एक्सपेंस रेशियो था, 2.37 का था, 2.35 का था. और बहुत लोग कहते हैं कि इसमें नहीं करना चाहिए, बट दिस हैज नो बेयरिंग ऑन द परफॉर्मेंस बिकॉज 2023 से लेकर अब तक दिस फंड हैज गिवन 24% कैगर एंड दिस इज नंबर 3 आउट ऑफ 94 रैंक. तो जब 24% का अगर रिटर्न सिंस इंसेप्शन आया, डू यू थिंक ये 25 पैसे का एक्सपेंस रेशियो, 40 पैसे का एक्सपेंस रेशियो वुड रियली मैटर? इफ योर स्कीम सिलेक्शन वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो कि मैं सस्ते से सस्ता फंड खरीद लेता हूं, यू कुड डू अ टेरिबल मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग गुड फंड मैनेजर्स. एंड एक चीज और याद रखिए विवेक जी, जब जब आपका एयूएम बढ़ेगा आपका एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. 2.28 has now become 1.85. सही बात. 2.37 has become 1.86. So particularly when I choose equity funds, if I like the fund manager, if I like the theme, if I like everything, expense ratio is the least thing that comes into my mind. In debt funds, expense ratio matters because game ही 7% का रिटर्न का है, तो उसमें अगर 40 पैसा 50 पैसा एक्स्ट्रा हो गया, मेरा 7 का 6.5 हो जाता है. बट यहाँ 18 और 19 में अगर मैंने मान लीजिए एक फंड मैनेजर के पास गया जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% और एक फंड मैनेजर गया जिसका एक्सपेंस रेशियो 2%, बट एक का परफॉर्मेंस 10% और एक का 20% है, डज इट रियली मैटर? That is the thing. So don't get over obsessed with expense ratio. Yes, I agree कि higher expense ratio है, तो you should be careful, but you should see कि क्या है, who is the underlying, fund manager, ये क्या थीम है, ये क्या नहीं है. But that alone cannot be the only factor to choose a fund. Okay. Is my viewpoint. एक लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, all time high मतलब markets will correct. All time high मतलब in a rising economy like India, every year you will make all time highs. So all time high मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग. आप देखिए कितनी बार ये ग्रीन चार्ट्स है, जब जब ऑल टाइम हाई हुआ उसके बाद से कितना नए हाईज बनाए हैं. सो नेक्स्ट 20 साल में अगर इंडिया अच्छा करने वाला है, इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, मार्केट कैप बढ़ने वाले हैं, तो हर साल हम ऑल टाइम हाई बनाएंगे हम. तो दैट शुड नॉट बी द रीजन ऑफ सेलिंग योर पोर्टफोलियो कि आप ऑल टाइम हाई गए तो प्रॉफिट बेच के निकल जाओ, कैश में आ जाओ एंड वेट फॉर मार्केट करेक्शन. नॉट नेसेसरली यू विल गो राइट. दिस इज माई फेवरेट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. लोगों के पास पेशेंस नहीं रहता है. जब वो फंड में डालते हैं उनको हर 1 साल में रिटर्न चाहिए, 2 साल में. मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं, गजेंद्र जी 1 साल हो गया इस फंड में कोई रिटर्न नहीं आया, 2 साल हो गया, आप भी एग्जिट कर जाते हैं. मतलब 5 साल कोई बैठ गया तो बहुत बड़ी बात है. मुझे बहुत दुख लगता है. इस केस में मेरे क्लाइंट थे, 2.5 साल पहले हमने उनको गोल्ड में वो बोले कि आप मेरे लिए बहुत एग्रेसिव कॉल लीजिए, मैं वेट करूंगा. जब डाला था तो बोला 5 साल वेट करूंगा, बट लुक व्हाट हैपेंड. 1 करोड़ रुपया जिन्होंने मुझे दिया और मैंने वर्ल्ड गोल्ड फंड में डाला था, 1 साल के बाद उन्होंने -7 लाख में कैश कर लिया. He didn't have patience. And you know what? Guess what? What is the value of that 2 crore today? 1 crore today? 1 crore has become 2.66 crore today in last 2.5 years. 27% का कैगर. Then he, based on my recommendation, invested 2 CR in a PSU fund. और जैसे ही 2.64 हुआ, he said, गजेंद्र 17% का कैगर बना लिया, अब और नहीं बढ़ सकता, मेरा पोर्टफोलियो निकाल दो. मैंने उनको एक ही बात बोला, सर आप अपना निकाल रहे हो, मैं अपना नहीं निकाल रहा हूँ. Guess what? That 2 crore has become 5.3 crores today.
25%. एंड द सेम हाँ। गोज फॉर ऑटो सेक्टर. 1 करोड़ का उन्होंने जैसे ही 1.21 हुआ, हैप्पी विथ 17% प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और आज वो 2 करोड़ 36. इसी केस में सर ही लॉस्ट 5 करोड़. खाली 5 करोड़ का तो नुकसान हो गया सर उनका, हम्म बिकॉज पेशेंस नहीं था. हम्म एंड यहीं पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ विवेक जी, एक अच्छे एडवाइजर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्लेमिंग कि यू कैन रिपीटेडली डू दिस और दिस थिंग, बट एक अच्छे एडवाइजर का अच्छी एडवाइस अगर आपका 5 करोड़ बचा सकती है, तो लाइफ टाइम की जो फीस आप देते उसको, वो इस 3 एडवाइस में उन्होंने आपके लिए पूरी कर दी है. सही बात है। तो दैट इज वेयर गुड थिंग्स इन लाइफ नेवर कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट. या आपने 20 साल दिए हैं, आपने 20 क्या 25 साल दिए हैं, मैंने भी 20 साल दिए हैं, तो हमने वी हैव स्पेंड दैट मच टाइम टू अर्न दिस काइंड ऑफ थिंग, सो देयर इज अ वैल्यू. And then this is my favorite. Any new investor who comes to us, this is my own portfolio journey, Vivek ji. Blue line is the money that I've invested over the last many years. Green line is the market value of that. मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालें, पहले 5 साल आपको कोई कंपाउंडिंग नहीं दिखेगी, आपको ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, आप परेशान हो जाओगे, आप थक जाओगे और आप बोलोगे गजेंद्र इसमें रिटर्न नहीं दिख रहा है. फिर 5-6 साल बाद ब्रेकआउट शुरू होगा, धीरे धीरे गैप बढ़ेगा. बट वंस इन अ लाइफ टाइम 2020 जैसे मौके आते हैं, ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है और आपकी 10 साल की मेहनत जीरो हो जाती है. So if you see my 10-year journey in mutual funds, where I invested net investment amount of 6 crore 7 lakh, the value on March 24, 2020 was 5 crore 76, which means सारा मेरी लाइफ की सारी पूंजी यही है इसके पास, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था. And I was sitting on minus 25 lakh, more than minus 25 lakh loss on March 24, 2020. अगर और कोई आम इंसान होता और जिसकी सारी पूंजी लगी हुई तो उसको एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता तब तक. बट बिकॉज पीपल लाइक यू एंड मी हु हैव सीन मेनी साइकिल्स इन द पास्ट, आपने तो 2001-2 की साइकिल देखी है, 7-8 की देखी है, तो आपको पता है कि यह तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इन विच केस एनीवे डजंट मैटर. और अगर हम बच के निकल गए तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी टुडे. वाओ. And I would just like to point to, just go and see July 2020 or March क्या लग रहा था, and look at the gap that has come. Yeah. This is the true game of compounding, and it only comes to those people who has the patience to wait for 10, 15, 20 years. Wow. So wealth creation is a long-term journey. Blue line आपके कंट्रोल में है, आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ग्रीन लाइन आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट्स आपको रिटर्न देता है, और मार्केट्स उसी को रिटर्न देता है जो अच्छा बिहेव करता है. मार्केट्स विल नेवर गिव यू द रिटर्न्स दैट यू वांट और यू एक्सपेक्ट. मार्केट्स विल ऑलवेज गिव यू द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व. एंड दैट इज व्हाई टिल डेट माय सीजीआर व्हिच आई टोल्ड यू इज अराउंड 16-17%. ये 10 दिन पहले का है, तो अब तो खैर और मार्केट किया तो 17-17.5, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी. एंड दिस इज ऑन द टोटल पोर्टफोलियो कैगर. आई नेवर लुक एट इंडिविजुअल फंड्स. कई फंड्स ने 20-25 दिया है, कई ने 12-13 दिया है. एज लॉन्ग एज सारे पैसों पे एक डिसेंट सीजीआर बना है, तो आई एम वेरी हैप्पी. एंड जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स, एंड माय एक्सपेक्टेशन फॉर माय पोर्टफोलियो हैज बीन अराउंड 17-18% रिटर्न. Vivek ji, at 18% returns, you double your portfolio every 4 years. Yeah. So look at the game of compounding now, which will happen in the portfolio. So ये जो 15 साल थे, it was more of a hard work, more of वो बोलते हैं प्रैक्टिस मैच होता है. अब रियल गेम शुरू हो गया कंपाउंडिंग का. Yes, yes. So this is kind of the Super. conclusion of Super. hence I want to say, hence mutual fund are not as complicated as you feel. And now that you've understood कि myths और mistakes क्या होती है, it's in your advantage to invest, reap the benefits they offer. So don't let disclaimer about mutual fund freak you out anymore. Having said that, it is both our duty to say mutual fund investment are subject to market risk. Please read the information document carefully and consult your good advisor or a distributor before investing. Very nice. Very nice. Thank you, sir. There are not many presentations जहाँ पर मेरे questions नहीं होते हैं, but जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि you are a evolved personality also, and you know exactly what kind of questions will come. So your next slide always had the answer ready. मजा आया. Thank you, it was sir. Great masterclass, I would say. People who want to learn about mutual fund and the power of mutual fund, this actually a video should become part of an elective of business schools, because this is very good knowledge. Thank you so much. Really appreciate you joining for this one, and I wish you a very best of luck. कि आप बस ऐसे ही लोगों का वेल्थ जर्नी में अपना योगदान करते रहिए और भारत को बनाते रहिए. थैंक यू सो मच.
Thank you, sir. Thank you for having me. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.